हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू पढ़ले 11th। आई होप आप सभी लोग एकदम बेस्ट होंगे, है ना। एंड कोविड से अपने आप को बचा के रख रहे होंगे, कैसे, बिना घर से बाहर निकले, ठीक है। और मैं भी थोड़ा बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मेरी भी थोड़ी तबीयत डाउन थी, बट इट्स ठीक है, सही है, चलता है सब कुछ। चलिए, पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, पढ़ाई चालू रहनी चाहिए, है ना। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है किसका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। और इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आगे देखने वाले हैं, वो हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। उससे पहले एक चीज मुझे बतानी है, वो है कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे एक चीज बोली थी, मैं आपके साथ कुछ चीज शेयर करूंगा। क्या चीजें, जिससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिले, प्लस अपने आप में एक कॉन्फिडेंस मिले कि कैसे हम चीजों को कर सकते हैं, कैसे क्या करें जिससे हमारी एकदम पकड़ बनी रहे, कॉन्सेप्ट से पकड़ बनी रहे, हम कुछ भूले ना, है ना। होता है ना लास्ट में, जैसे 10 या 15 दिन बचते हैं एग्जाम्स के लिए, देन बच्चे परेशान होते हैं, सोचते हैं यार मेरे पास फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, या मैथ्स वाला स्टूडेंट हो, मैथ्स भी है ना, जेई नीट जो भी करना है। तो वो लोग परेशान हो जाते हैं कभी कभी, ये सोचते हैं यार इतना सारा सिलेबस अगर मैं अभी चाहूँ 10 दिन के अंदर तो कैसे रिवाइज करूँ, है ना। तो इन चीज़ों की प्रोसेस पहले से स्टार्ट हो जाती है। अब मैं जो चीज़ आपके लिए शेयर करने वाला हूँ, जो आपको आगे दिखाने वाला हूँ स्लाइड पे, उससे आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिल सकती है। प्लस आप अपने तरीके से उस चीज़ को रिमेंबर करने की, या उस चीज़ की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, आप भी उसको अपने तरीके से बना सकते हैं, है ना। जैसे मैं क्या करता था वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। मैं करता क्या था कि जैसे सिलेबस हो गया, राइट, हो गया, रिवीजन हो गया, सब कुछ हो गया, कोई भी एक चैप्टर ले लिया, लाइक मानिए अभी फ्लूइड्स का चल रहा है, ठीक है। तो यही चैप्टर मान लीजिए कंप्लीट हो चुका है अपना पूरा, ठीक है, डन है, इसका रिवीजन वगैरह सब कुछ हो चुका है। अब एक पतली सी एक कॉपी, है ना, हर सब्जेक्ट की डिफरेंट डिफरेंट पतली सी कॉपी, 20-25 रुपए वाली जो भी आती है, एंड उस पे चैप्टर का टॉपिक डाला, नाम डाला, एंड देन कॉपी और पेन लेके बैठ गए। कुछ भी अलग से कोई रजिस्टर नहीं लेंगे, उसको लेके बैठ जाता था। देन उसके बाद क्या करते थे कि आंख बंद करके पहले सोचते थे कि हमने क्या क्या पढ़ा था इस चैप्टर में, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी, है ना। और उसको जैसे ही मन में आया कि ये चीज होती थी, उसको मैं लिख लेता था, उसको लिख लेता था अपने हिसाब से, अपने तरीके से उसको लिख लेता था, क्योंकि मुझे समझना है, किसी और को तो मुझे समझाना नहीं है ना, कि आगे जाके मैं उस कॉपी को उठाता हूं तो मुझे समझ आ जाना चाहिए, मैं अपने हिसाब से लिखता था। चलो देखते हैं मैं क्या करता था, देखिए आइए। ये देखिए, जैसे इलास्टिसिटी, इससे पहली वाली क्लासेस जो हो रखी हैं उसमें आपको मिल जाएगा पढ़ ले 11th में भी, ये चैप्टर हमारा हो चुका है। तो जैसे मानिए यंग मॉड्यूलस है, मेरे को कुछ भी नहीं है, यंग मॉड्यूलस गामा, ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन मैंने लिख दिया। अब ये लिखने का मतलब ये नहीं है कि मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, नहीं, इसको जब भी मैं कभी भी इस चीज को देखूंगा मुझे पूरी चीज याद आ जाती है कि क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, राइट। तो इस टाइप से आप नोट्स बनाता था, मैं अपने अपने नोट्स बनाता था। और ऐसा इसका ही नहीं, मैथ्स प्लस केमिस्ट्री, है ना, बायोलॉजी तो मेरा था नहीं, है ना, तो उसका तो छोड़ दो। तो ये सारी चीजें मैं ऐसे अपने आप को कवर अप करके रखता था। इससे मुझे फायदा क्या मिला बच्चों, एग्जाम्स जैसे जैसे पास आते गए तो मुझे अपना पूरा मटेरियल नहीं देखना पड़ा, ना ही मुझे न्यूमेरिकल्स देखने पड़े। ये पतली पतली सी 3 कॉपी मेरे पास होती थी, और जब भी मेरे को रिवीजन की जरूरत पड़ती थी मैं एक कॉपी को उठा लेता था। और कितना ही टाइम लगेगा बताओ, आपको जब ये चीज पता है कि पूरी की पूरी कॉपी मेरे पास है, तो आपको कितनी देर लगेगी। कोई भी चैप्टर रिवाइज करना है, मन में बैठ गए या नहीं है तो खोल दिया, ऐसे ऐसे करते चले गए, ये जितना दिमाग में आता जाता है करते चले जाते हो, राइट। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है इससे, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं पकड़ के रखा हुआ इन चीजों को, कहीं बाहर नहीं जाएगा, पकड़ के रखा हुआ, राइट। अब इसमें जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, ये मैंने पूरा केवल एक पेज में खत्म कर दिया था, केवल एक पेज में। ऐसा भी नहीं है कि इसके 15 पेज भर दिए मैंने, नहीं, ओनली 1 पेज, 2 भी हो सकते, 3 भी हो सकते थे, फ्लूइड्स के लिए लिखा हुआ था, करेक्ट। ये देखिए फ्लूइड्स का पूरा दो पेज में आ गया था। काइनेमेटिक्स के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। देखो ये इक्वेशन बहुत जरूरी है, बच्चे भूल जाते हैं। क्या होती थी किसी पर्टिकुलर टाइम में कितनी डिस्टेंस वो चलता था, है ना, ये होता था। इसको देख लेता था तो मुझे पूरी चीजें याद आ जाती थी कि क्या चीज है, कब कब इसको अप्लाई करते हैं, क्या होता है, फॉर्मूला नहीं, कॉन्सेप्ट याद आ जाता था, राइट। फिगर्स के बारे में कैसा क्या होता था, देखो ग्राफ्स वगैरह, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था, जो मुझे लगता था कि मेरे दिमाग से स्लिप हो सकता है, उन चीजों को मैं लिखता था। सर्कुलर मोशन का देख लो आपने, मैंने क्या क्या लिख रखा है ना। अब कुछ गलती हो कुछ नहीं हो, मैंने अपने तरीके से लिख रखा होगा कि मेरे को कैसे याद रहेगा, राइट। तो मैं ये सारी चीजें लिखता था। देखो प्रोजेक्टाइल मैंने इतने से में निपटा दिया था, इतने से में, क्यों, मुझे प्रोजेक्टाइल में कुछ भी चीजें रखने की जरूरत नहीं थी, केवल एक इक्वेशन लिख ली थी। अब इक्वेशन में ही मैंने पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन मेरे मन में हो गया था। ये इक्वेशन प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा कंप्लीट मन ही मन में। अब आपको लग रहा होगा ये इक्वेशन से कैसे, नहीं,
ये चीजें मेरे को समझ आ जाती हैं, क्या क्या हो रहा है क्या क्या नहीं, समझ आया कैसे होता है कैसे नहीं। ये अभी का नहीं, जब मैं 11th में पढ़ता था तब का है, समझ आया। आई एम सॉरी। हाँ, तो इस टाइप से आप भी अपना कोई मेथड यूज कर सकते हो, है ना। हर किसी को अपनी मानो जैसे कोई भी चीज पकड़ के रखनी है, राइट, तो कोई क्या करेगा, रस्सी बांध देगा, कोई इस पर नजर रखेगा, है ना, कोई क्या करेगा, उसको फॉलो करता जाएगा पीछे जा जाके, राइट। तो ऐसे अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वे होते हैं। ये मेरा एक तरीका था, शायद आपका कुछ और तरीका हो। आप कॉपी की जगह एक ही पेज में पूरे सारा कुछ लिख सकते हो, राइट। आप कोई दीवार पे लिख के बैठे हो, कुछ भी आपके तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं लिखना। आपका माइंड ही इतना स्ट्रांग है कि आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो मत लिखो यार, है ना। पूरी बायो रटी हुई है आपको दिमाग में, ठीक है, बायो की बात नहीं करेंगे, है ना। चलो, तो ये सारी चीजें अगर आपको हेल्पफुल है तो आप ऐसा कुछ फॉलो कर सकते हैं, और नहीं है तो अपना एक वे बनाइए। इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है बच्चों, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ आया। जब भी ये कॉपीज मेरे पास रहती हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि लाइक हाँ पावर है, ठीक। तो इस टाइप का आपको बना के रखना पड़ेगा, या आप अपने टाइप से कुछ कर सकते हैं, राइट। चलो, बिना किसी देर किए अपन अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं, और जो जो चीजें इसमें बची हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। चलो, तो इस चैप्टर में आगे बढ़ने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, विस्कोसिटी पढ़ने वाले हैं बच्चों। विस्कोसिटी पूरा फ्लूइड करा दिया, आइडियल फ्लूइड की बात करिए, उसमें नॉन विस्कस बोलता रहा मैं, राइट। अब हम विस्कोसिटी ही पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या क्या देखने वाले हैं, देखो, एक तो विस्कस फोर्स देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, एक तो विस्कस फोर्स के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद आ जाएगी हमारी स्टोक्स थ्योरम, देन टर्मिनल वेलोसिटी वीटी, ठीक, नॉर्मल बता रहा हूं, इसके बाद हम करने वाले हैं चीजों को। फिर हम सरफेस टेंशन की बात करेंगे कि सरफेस टेंशन क्या है ना। फिर उसके बाद सरफेस टेंशन जानने के बाद हम सरफेस एनर्जी पे आएंगे। फिर उसके बाद एक्सेसिव प्रेशर की बात करेंगे, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, इसका डेरिवेशन भी आएगा, है ना, इसका डेरिवेशन भी आएगा। देन उसके बाद हम कॉन्टैक्ट एंगल पे आएंगे। फिर कैपिलरी राइज एंड कैपिलरी एक्शन क्या क्या होता है, इन सारी चीजों की हम बात करेंगे बच्चों, ठीक। कर दे अपना लेक्चर स्टार्ट आज। चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है, ये क्या बोलता था, बताओ आप बताओ। आइडियल फ्लूइड की जब हम बात करते थे, मैं क्या बोलता था, नॉन विस्कस फ्लूइड, मतलब एक लेयर, एक फ्लूइड की लेयर दूसरी फ्लूइड की लेयर के बीच में कोई भी टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगाती थी। ये एक फ्लूइड का फ्रिक्शन है, क्या बोल सकते हैं इसको, फ्लूइड फ्रिक्शन बोल सकते हो। यहां पे लिख दूं क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक। अब यहां पे तो नॉन विस्कस नहीं बोल रहा हूं, विस्कस फोर्स की मतलब एक लेयर दूसरी लेयर पे जो टेंजेंशियल फोर्स लगाती है वो हमारी विस्कस फोर्स होती है। मानिए कैसे होता है, चलिए यहां देखिए जल्दी से। मान लीजिए ये मेरा कोई एक लिक्विड है, ठीक, और इसकी मैंने लेयर्स बना रखी हैं, ठीक। तो मान लीजिए इसकी जो लेयर है, पहली वाली जो लेयर है वो मोशन में, मान लीजिए इसकी कुछ वेलोसिटी है इधर की तरफ, कुछ भी मान लीजिए v है, ठीक। चलिए, ये आगे जाना चाहेगी, तो इसको पीछे वाली लेयर क्या बोलेगी, रोकेगी, इसको क्या बोलेगी, फ्रिक्शन लगाएगी, उसको क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स, ठीक। मान लीजिए इस तरफ लगा रही है, क्या लगा रही है, स्मॉल f, ठीक। तो इस वाली लेयर को क्या लगेगा कि नीचे वाली लेयर तो रुक रही है, मैं आगे निकल रहा हूं, तो ये इधर एक फोर्स लगा देगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। और इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, विस्कस फोर्स। क्या बोलते हैं, विस्कस फोर्स। और जो फिनोमिना या जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको विस्कोसिटी भी बोला जाता है। समझ आया। चलो, इसको आगे देखने के लिए कि विस्कस फोर्स क्या होती है, इसका हम मैथमेटिकली भी डिराइव करने वाले हैं, राइट। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, उसके लिए हमें एक चीज जानने की जरूरत है, वो क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। काफी बच्चों को पता होगा ये क्या होता है, जिनको नहीं पता आज सीख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास एक रिवर बेड है, रिवर बेड का मतलब जमीन, जैसे कोई पानी भरा होता है नदी के अंदर, नीचे जमीन होती है, राइट, वही है। तो ये क्या है, रिवर बेड, ठीक। और इसके ऊपर लिक्विड की लेयर्स होंगी, कैसे होंगी, ऐसे मान लो, ठीक। ये मैंने बना दिया आपके लिए, ठीक। समझ आया बच्चों। चलो, ये जो इसके ऊपर जो पहली लेयर होगी ना, वो सबसे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसके ऊपर, कौन लगाएगा, रिवर बेड लगाएगा। क्यों लगाएगा, क्योंकि सबसे पास में कांटेक्ट में इसके, है ना, सबसे ज्यादा कांटेक्ट में इसके, ठीक है। तो मान लीजिए इस पे कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, मतलब विस्कस फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको यहां रोक रहा होगा। तो मान लीजिए इस लेयर की वेलोसिटी कुछ ना कुछ है, v = 1 मीटर पर सेकंड, कुछ भी बोल दिया मैंने, ऐसी कुछ भी वेलोसिटी मान ली, ठीक है।
अब एक चीज बताइए, क्या इसकी ऊपर वाली लेयर रिवर बेड से एकदम कांटेक्ट में है क्या? जितनी ये पहली लेयर है नहीं है ना, उससे थोड़ा ऊपर हो गई तो उस पर थोड़ा इसका इफेक्ट कम पड़ेगा, है ना। तो इसको भी रोकेगा लेकिन ज्यादा स्पीड में नहीं रोक पाएगा। तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी कुछ 2 मीटर पर सेकंड हो गई। ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। इसकी मान लीजिए 3 है, इसकी 4 है, इसकी 5 है, इसकी 6, 7, 8, 9, है ना। वेलोसिटीज मैंने लिख दी है। ऐसा कुछ वेलोसिटी का एक हमें मिला कि ऐसा कुछ होगा, ठीक। अब देखो, मानो इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, मान लो 4 मीटर है, ठीक। और भी लेयर्स है उन दोनों के बीच में 4 मीटर, मतलब हर लेयर के बीच की डिस्टेंस 4 मीटर है। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बच्चों, वेलोसिटी ग्रेडियंट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन हाइट। कौन सी हाइट? चेंज इन हाइट, ठीक। चल अब मुझे एक चीज बताओ, क्या इनके बीच में रिलेटिव मोशन है? आप बोलोगे बिल्कुल है सर। देखो सर, अगर मैं इस लेयर से पूछूं बच्चों, किस लेयर से पूछूं? इस लेयर से पूछूं तो ये क्या बोलेगा इस लेयर के बारे में? क्या बोलेगा कि सर इसकी तो वेलोसिटी है, कितनी है? चेंज इन वेलोसिटी क्या आएगा? वही तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। देखो इसके लिए वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या आएगा? पहली वाली लेयर के लिए जब हम दूसरी से बात करेंगे क्या बोलेगा? 9 - 8 चेंज इन वेलोसिटी होल अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस मान लो 4 मीटर ही है। इनके बीच की मतलब इनकी बीच की हाइट, ठीक है, 4 लिख दिया। तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया। क्या आ गया? वेलोसिटी अपॉन z। हम इसकी हाइट को z से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो ये कितना आ गया? 1/4 आ गया। बहुत सही। इसकी यूनिट क्या होगी? सेकेंड इनवर्स। समझ आया? सेकेंड इनवर्स मीटर पर सेकेंड, मीटर कट जाएगा, सेकेंड इनवर्स, ठीक। चलो किसी और लिक्विड की लेयर की बात कर लो, इसकी बात कर लो, इसकी बात कर लो। ये भी क्या बोलेगा? सर 5 - 4 अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस कुछ भी दे रखी है, कुछ भी, चलो 4 ही मान लो, तो ये भी 4। तो कुछ ना कुछ तो आ रहा है, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। ये चीज समझ आ रही? मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ वेलोसिटी का ग्रेडियंट है, मतलब इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन बच्चों, समझ आ रहा है? रिलेटिव मोशन है, हर लेयर के बीच में एक रिलेटिव मोशन है, ठीक। यहां से ये चीज क्लियर हुई। चलो अच्छी बात है। अब यहां से आप एक चीज बताइए, क्या मैं एक चीज बोल सकता हूं फिर मैं? मान लीजिए कि यहां पर रिवर बेड है, जो हमने अभी बात करी है, रिवर बेड है। तो यहां से मैंने क्या बोला कि मान लीजिए रिवर बेड है, ठीक। इसकी ऊपर एक लेयर होगी, उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, उसके ऊपर होगी, उससे ज्यादा होगी, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा। तो क्या मैं वेलोसिटी ग्रेडियंट को ये लिख सकता हूं? मान लीजिए इस वाली लेयर की वेलोसिटी v है, ठीक, मान लीजिए। और इसके जस्ट ऊपर वाली की वेलोसिटी में अगर छोटी सी हाइट की बात करूं, बहुत छोटी सी dz की बात करूं, तो यहां पे वेलोसिटी का चेंज v + dv बोल दूं। हमसे एनसीईआरटी ऐसे ही बोलता है, v + dv। तो इस पॉइंट का वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट बता दोगे बहुत जल्दी से? क्या होगा? dv/dz। भाई छोटा सा चेंज है वेलोसिटी में, छोटा सा हाइट का चेंज है। समझ आया? ठीक है। तो यहां से क्या बात पता लगी कि हमारा जो फ्रिक्शन होता है, कौन सा? फ्लूइड फ्रिक्शन, जिसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं, वो हमारी dv/dz पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा रिलेटिव मोशन होगा उतनी ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा। कौन सा? विस्कस वाला। चलो ये चीज समझ में आई। चलो अब एक चीज बताओ मुझे जल्दी से बच्चों, एक चीज बताओ, जब हम सॉलिड की बात करते थे तो उस पर फ्रिक्शन की क्या बात करते थे? बताओ। एक मास, मान लो कोई मास m होता था और ये हमारी एक सरफेस है, ठीक है। इस पे अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा दूं, F एक्सटर्नल, तो इसके ऊपर एक फ्रिक्शन लगने लगता था। यहां पर कौन लगाता था? भाई ये सरफेस लगाती थी इस बॉक्स पे, और ये बॉक्स क्या लगाएगा? इस पे F लगाएगा आगे की तरफ, ठीक। चलो, तो यहां पर जो फ्रिक्शन लगता था वो 2 टाइप के होते थे। कौन कौन से होते थे? एक स्टैटिक होता था और एक कौन सा होता था? काइनेटिक फ्रिक्शन होता था, ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल होता है, ठीक। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती थी? μs × n। n क्या है? यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, ठीक है। ये हमारा मैक्स होता था फ्रिक्शन, और इसी को हम क्या बोलते थे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बच्चों, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक। इसके बाद तो फिर काइनेटिक की बात आ जाएगी। अगर इससे ज्यादा भी फोर्स लगा रहे हैं कि इतना भी फ्रिक्शन क्रॉस हो गया तो काइनेटिक की बात आ जाती थी। काइनेटिक फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये तो एक फिक्स वैल्यू होती है बच्चों,
म्यू के इंटू एन। बोलो फिक्स होती है कि नहीं? अरे फिक्स होती है बाबा। ये बात बताओ, एक मास है जिसका मास मान लो कुछ भी m है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, अगर ये चल रहा है किसी वेलोसिटी से चल रहा है मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक, तो इस पे भी जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, अब तो चलने लगा तो म्यू के इंटू एन लगेगा नॉर्मल, और उसका म्यू के दिया हुआ है, समझ आया? और अगर इसी मास को मैं किसी वेलोसिटी से चला दूं मान लो 100 मीटर पर सेकंड, इंटू 10 कर दिया भाई, तो भी क्या इस पॉइंट पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? उतना ही लगेगा बच्चों। तो यहां से हमें क्या पता लगता है कि यहां सॉलिड की जब बात कर रहे हैं तो यहां पे फ्रिक्शन वेलोसिटी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, रिलेटिव मोशन पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वो तो एक फिक्स वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है भाई? नॉर्मल फोर्स कितनी है और उसका म्यू के कितना है? म्यू के कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कौन सा वाला? काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, चलो और अच्छी बात है सर, सही बात बताई। एक चीज और बताओ, कि आपको फील आती है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगना चाहिए वो एरिया पे भी डिपेंड करना चाहिए? बोलो कुछ गलत बोल रहा हूं? अरे सही बोल रहा हूं, करना चाहिए लेकिन करता नहीं है। एक बात बताओ, एक मास मान लो, चलो कौन सा मान लो, रेक्टेंगुलर मान लो, ठीक है, रेक्टेंगुलर, एक मास m है और ये ऐसा एक सरफेस पे लेटा हुआ है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, रेक्टेंगुलर, तो क्या इसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? क्या इसका एरिया ज्यादा दिख रहा है? इसका कॉन्टेक्ट ज्यादा हो रहा है, लेकिन बच्चों फिर भी इस पे क्या लगता है फ्रिक्शन? म्यू के इंटू एन, अगर ये चल रहा है, इधर चल रहा है किसी वेलोसिटी से मान, ठीक है, चलो म्यू के इंटू एन। अगर इसको मैं खड़ा कर दूं, इसको खड़ा कर दूं ऐसे ऐसे, और यहां भी इसको चला दूं वी वेलोसिटी से, तो क्या यहां पे भी फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन लगता है? बोलो सही बात है? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है एरिया पे, ये एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, समझ आया? हाँ, लेकिन बच्चों यहीं अगर मैं जो बात करने वाला हूं हमारे विस्कस फोर्स की, जो कि एक फ्रिक्शन फोर्स है, किसमें? फ्लूइड में, उसमें एरिया पे भी डिपेंड करता है और रिलेटिव वेलोसिटी भी डिपेंड करता है। अभी देखो पहले क्या देखा था, रिलेटिव वेलोसिटी भी डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी, समझ आया? यहां पे नहीं कर रहा है लेकिन वहां पे करता है, ठीक। तो जब हम फ्लूइड की बात करते हैं, फ्लूइड की जब बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमें क्या पता लगता है कि हमारी जो विस्कस फोर्स है, एफ बी से मैं डिनोट कर देता हूँ, वो हमारे डीवी ओवर डी जेड पे डिपेंड कर रहा है। बहुत सही बात है सर, ठीक। और किस चीज पे डिपेंड कर रहा है बच्चों? एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है सर, अभी आपने बताया, क्योंकि जितनी ज्यादा लिक्विड की सरफेस कांटेक्ट में होगी उतना ज्यादा लगेगा। सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब हम क्या बोलेंगे सर? ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, एफ वी इज प्रोपोर्शनल टू ए टाइम्स टीवी ओवर डी जेड। बहुत सही। और जब इसकी मैंने प्रोपोर्शनैलिटी हटाई तो मुझे क्या मिलता है बच्चों? कि एफ वी इज इक्वल्स टू माइनस ईटा ए डी वी ओवर डी जेड, वेयर ईटा इज कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बोलो समझ आया? कोई बताएगा मुझे कि ये मैंने क्यों लिख रखा है नेगेटिव का? ये नेगेटिव का क्यों लिख रखा है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। चलो कोई बताएगा मैंने यहाँ नेगेटिव क्यों लिख रखा है? अरे बच्चों क्यों बताना, एक बात बताओ, ये दिख रहा है नेगेटिव का फोर्स, नेगेटिव का क्यों? रिटार्डेशन है, आप आगे जा रहे हो, रोक ही तो रहा है, तो नेगेटिव का आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, तो वही चीज लिख रखी है नेगेटिव, है ना। अगर मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो माइनस हटा दो, ईटा ए डीवी ओवर डी जेड, है ना। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन पूछे तो नेगेटिव आएगा, समझ आया? चलो बढ़िया है। तो यहां से हमें क्या पता लगा? यहां से हमें क्या पता लगा कि ऐसा एक फ्रिक्शन लगता है, कौन सा लगता है? लिक्विड का फ्रिक्शन लगता है, ठीक है, सरफेस पे लगता है। चलो अब मुझे एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए यहां पर कि आपके जो सिलेबस में है ना, हमें दो टाइप से पढ़ना है। पहला पढ़ना है सरफेस पे, और दूसरा क्या पढ़ना है? एकदम लिक्विड के अंदर डला हुआ, ठीक है। दो टाइप की आपको चीजें यहाँ पे पढ़नी है। पहला क्या पढ़ना है आपको? एक तो सरफेस, सरफेस कांटेक्ट, ठीक है, सरफेस कांटेक्ट पढ़ना है। और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? दूसरा क्या पढ़ना है? दूसरा पढ़ना है उसके अंदर इमर्ज हो, उसके अंदर इमर्ज हो, ठीक। और दूसरा क्या करना है? सॉलिड इमर्ज्ड इन फ्लूइड, ठीक है। और ये सरफेस कांटेक्ट किसका? लिक्विड और सॉलिड का, ठीक। तो आपके सिलेबस में ये दोनों टाइप के हैं। तो यहां पर क्या है? ये सॉलिड का लिक्विड के साथ क्या है?
कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जब सॉलिड लिक्विड के कांटेक्ट में होगा केवल सरफेस पे, एक वो पढ़ना है, और दूसरा जब पूरा का पूरा सॉलिड लिक्विड के अंदर डूबा पड़ा हो। तो दो टाइप से फ्रिक्शन को आपको बात करनी है, दो टाइप के विस्कस फोर्स के बारे में आपको बात करना है। जब आप इमर्स्ड की बात करते हो ना, मतलब मान लीजिए एक लिक्विड है ऐसे, ठीक, और उसके अंदर कोई एक सॉलिड इमर्ज है, ठीक है, तो इस टाइम की जो फ्रिक्शन की बात करेंगे या विस्कस फोर्स की बात करेंगे, उसके लिए हमारा आता है स्टोक्स भैया, वो आपको बताएंगे। उसके लिए आती है स्टोक्स थ्योरम, भैया बोल दिया, थ्योरम बोल दो भैया, लो, ठीक है, स्टोक्स भैया आएंगे, वो आपको बताएंगे उसके लिए, ठीक है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जब सरफेस कांटेक्ट में होता है तो उस टाइम हम क्या करेंगे, ठीक। तो सरफेस कांटेक्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये वाली चीज यूज करेंगे, ये वाली चीज यूज करेंगे। मैंने ऐसा क्यों बोला वो आपको बता देते हैं अभी, ठीक। चलो एक चीज बताओ मुझे, यहां पर एक चीज बताओ बच्चों, हाँ, अब मान लीजिए एक बोट है, ये रहा मेरा लिक्विड, ठीक, यहां पर एक बोट है, यहां पर जो आप यूज करोगे वो यही वाला चीज यूज करोगे, ये वाली। क्यों करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक। मान लीजिए एक बोट है और ये किसी वेलोसिटी v से जा रही है, ठीक, बोट को आगे देखता हुआ जाता होगा, ये फ्लूइड की लेयर क्या बोलेगी, पीछे आ। क्यों मैं रोकूंगी, क्यों रोकूंगी सॉरी, क्यों रोकूंगी, अरे भाई फ्रिक्शन लगाऊंगी, लगाओ भाई, लगा दी, ठीक है। ये बोट पीछे जाती हुई दिखेगी, इसको क्या लगेगा, लिक्विड की लेयर आगे जा नहीं रही है, मैं आगे जा रहा हूं, ये इस पे तुरंत लगाएगा एक फ्रिक्शन आगे की तरफ, ऐसे आया, तो क्या ये लिक्विड की लेयर नहीं चलेगी, चल जाएगी, और उसकी वजह से आगे की नीचे की लेयर्स भी चलने लगेंगी। समझ आया। तो यहां पे जब कांटेक्ट की बात होगी ना, केवल कांटेक्ट में, जैसे बोर्ड इसके कांटेक्ट में है, तब आप क्या करोगे, सीधे सीधे ये वाली चीज यूज करोगे, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देख लें जल्दी से, फिर स्टोक्स थ्योरम पे आते हैं, क्योंकि हम इमर्स्ड वाली बात करेंगे, ठीक। चलो आ जाओ बच्चों, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, पढ़ो बच्चों क्वेश्चन। अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर इज मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स ओवर द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। ओके भैया, ये लो, ये फ्री सरफेस बनी हुई है, ये तो लिक्विड बना है पूरा, फ्री सरफेस तो ये वाली मानी जाएगी, पहली वाली, ठीक। इसके ऊपर क्या बनाया, बना दो जल्दी से, एक बनाई हुई है हमारी, क्या प्लेट बनाई हुई है, मान लो ऐसी कोई प्लेट है, ठीक, इसके ऊपर तैर रही है, ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक, इसका एरिया कितना दिया हुआ है, 2 मीटर स्क्वायर, ठीक है। कितनी स्पीड से चल रहा है, v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं, और हॉरिजॉन्टल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं फ्री सरफेस पे, जिससे वो v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकंड से चलने लग गया। इफ द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इज 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर डेप्थ दी है, एंड द लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द बेड इज स्टेशनरी, ये लिक्विड जो दिया है ना, ये बेड से वो स्टेशनरी, ठीक, मतलब यहां की वेलोसिटी 0 दी हुई है। चलो, और हमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मतलब बच्चों ईटा भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0.01 पॉइज। चलो पॉइज भी देख लो आप, अब आ ही गया तो बता ही देते हैं। अभी आपने क्या देखा था, F इक्वल्स टू ईटा ए dv ओवर dz, ठीक है। तो यहां से ईटा की यूनिट बता दोगे क्या होगी, फोर्स की न्यूटन, एरिया नीचे जाएगा मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या होती थी, सेकंड इनवर्स। तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो इसकी क्या होती थी, dv ओवर dz की, मीटर पर सेकंड होल अपॉन मीटर आ जाएगा, मीटर से मीटर कैंसिल, 1/s, ठीक, ये 1/s है, s यहां जाएगा, क्या हो जाएगा, इनटू सेकंड। समझ आया। ये होती है इसकी SI यूनिट, ये होती है बच्चों इसकी SI यूनिट, ठीक। अब दूसरी यूनिट कौन सी होती है, CGS यूनिट, जो कि ये पॉइज में दिया हुआ है ना, ये ज्यादा फेमस है। इसको क्या बोला जाता है, 1 पॉइज इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर। समझ आया, ये होती है 1 पॉइज, ठीक, ये उसकी यूनिट होती है पॉइज, CGS किसकी होती है, ईटा की, और इसको क्या बोला जाता है, CGS यूनिट, उसी में आपको दिया हुआ है। तो आप कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 10⁻⁻1 का इंटू कर दोगे। समझ आया। चलो क्वेश्चन में आगे आते हैं। फाइंड द टेंजेंशियल फोर्स नीडेड टू मूव द प्लेट, ठीक है, वो बोल रहा है ये 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे को इसको चलाना है,
इसको मूव कराना है मेरे को टेंजेंशियल फोर्स लगा के, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि कितनी फोर्स लगाऊं जिससे ये चलने लग जाए, ठीक है। तो कितनी लगानी पड़ेगी, जितना फ्रिक्शन इसको रोक रहा होगा उतनी लगा दो, उतनी लगा दें, चलो लगा दो। तो कितनी फोर्स लगाओगे, माइनस ईटा ए डीवी ओवर डी जेड। अब इसमें क्या कैलकुलेशन ही तो करना है बच्चों, ईटा रखा हुआ है रख दोगे इसमें, 0.01 पॉइस दिया हुआ है उसमें, इंटू 10⁻⁻1। अब ये बन गया एसआई यूनिट में। एरिया में कितना दिया, 2 मीटर स्क्वायर। और डीवी ओवर डी जेड, देखो डीवी वेलोसिटी दी हुई है आपको ऊपर की, वही इस लेयर की वेलोसिटी होगी 2 होल अपॉन डी जेड कैसे आएगा, 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक। इसको कैलकुलेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, कर दूं कैलकुलेट, कर दो, 2 0 हटाओगे 10⁻³ ये 4 हो जाएगा, ये आ गया हमारा फोर्स। तो फोर्स इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 × 10⁻³ न्यूटन। बोलो समझ आया, बिल्कुल आया होगा समझ में, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन इसीलिए कराया जिससे आपको फील आ जाए, क्या फील आ जाए, देखो अ प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर्स मेड टू मूव हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल टेंजेंशियल फोर्स। इसको इतनी स्पीड से मेरे को चलाना था, ठीक है। तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन ही रोक रहा है ना। तो उतनी फोर्स में अगर दे दूं तो मेरा तो चल जाएगा, मैंने वही फोर्स दे दी आपको, समझ आया है ना। चलो लल्लू सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं अपने स्टोक्स थ्योरम पे। ये कब बात करेंगे, जब सॉलिड इमर्ज होगा इसमें, सॉलिड इमर्ज्ड इन लिक्विड, ठीक है। चलो अब हम स्टोक्स थ्योरम की बात करते हैं, ये कैसे निकल के आएगा इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताओ बच्चों, जब इसके अंदर पूरा लिक्विड, इसके अंदर पूरा इमर्ज है, तो हमारे जो स्टोक्स भैया थे ना, ये भी ऊपर ऊपर से बात करके चले गए, ठीक। इनने भी एक्सपेरिमेंटली थ्रू इस चीज को बता पाया, कोई ऐसा उबड़ खाबड़ चीजें नहीं करी, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मान लो ये लिक्विड है, इसके अंदर एक सॉलिड इमर्ज्ड है, ठीक, एक सॉलिड इमर्ज्ड है। अब सुनिए, सॉलिड तो किसी भी शेप का हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपके सिलेबस में जो दिया गया है वो स्फेरिकल की बात की गई है, तो हम भी स्फेरिकल की बात कर ले, ठीक, सीधे सीधे स्फेरिकल की बात कर लेते हैं। चलो, तो ये हमसे क्या बोलते हैं, हम सीधी सीधी बात करेंगे यहाँ पर, ये हमसे बोलते हैं स्टोक्स भैया कि जो स्फेरिकल ये सॉलिड है, इसके ऊपर जो विस्कस फोर्स लग रही होगी वो पूरी हर जगह लग रही होगी अब तो, क्योंकि पूरा ही इमर्ज्ड हो गया है ना। पहले तो टेंजेंशियल लग रही थी, अब कहाँ से लग रही होगी, तो किस किस पे डिपेंड करेगी, सबसे पहले जो एफ हमारी एफ वी जो डिपेंड करेगी वो करेगी किस पे, रेडियस ऑफ स्फीयर। रेडियस ऑफ स्फीयर इसका मतलब क्या है, शेप और साइज पे डिपेंड कर रही है, शेप एंड साइज। बोलो सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर। चलो, तो यहां से एफ वी का पता लगा कि रेडियस ऑफ स्फीयर दैट मीन शेप और साइज पे डिपेंड कर रही है। दूसरी चीज किस पे डिपेंड करेगी, बताओ जल्दी से बच्चों। दूसरी चीज डिपेंड करेगी ये हमारी ईटा। ये हर लिक्विड की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। वाटर के लिए 0.07 होती है, मरकरी के लिए और ज्यादा होती है ना। तो जो जितना ज्यादा विस्कस, गाढ़ा गाढ़ा गाढ़ा। अच्छा एक चीज और बताओ, ईटा की अगर मैं बात करूं तो क्या टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, टेम्परेचर कम अगर करते चले जाएंगे, कोई चीज ज्यादा है टेम्परेचर कम करेंगे, अगर टेम्परेचर की बात करूं यहाँ पर, देखो एक चीज और देखो, अगर मैं यहाँ टेम्परेचर की बात करूं, जैसे चाशनी है, पानी में चाशनी घोल देते हैं, तो जब गर्म रहती है तो क्या होता है, गाढ़ा गाढ़ा आराम से उसको हिला देते हैं अपन लोग, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसको अपन बंद कर देते हैं गैस को, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होने लगता है, तो विस्कोसिटी हमारी बढ़ने लगती है और गाढ़ा होता जाता है। सोचो एक गाढ़े लिक्विड में चलना ज्यादा आसान होगा तैरना या नॉर्मल वाले में, नॉर्मल में, क्योंकि वो फ्रिक्शन कम देगा और ये ज्यादा देगा। तो ईटा पे भी डिपेंड करता है, समझ आया, ईटा पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। चलो एक चीज और समझ आ गई सर, तो आगे बताइए, बता रहे हैं, रुको यार। चलो एक चीज पे और डिपेंड करता है, किस पे, अरे स्पीड पे, स्पीड पे भूल गए क्या, स्पीड पे, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज दिमाग से निकल गई बच्चों, अभी तो देखा था, ईटा ए डीवी ओवर डी जेड वेलोसिटी पे भी तो डिपेंड करेगा, स्पीड पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो यहां से स्टोक्स भैया बोले कि एफ वी जो है हमारा प्रोपोर्शनल है ईटा रेडियस आर और वी वेलोसिटी। इसकी प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए उन्होंने क्या बोला, एफ वी इज इक्वल्स टू के टाइम्स ईटा आर वी, ठीक।
अब इसकी क्या पावर होती है उनको नहीं पता, किस प्रोपोर्शनलिटी से चेंज होता है उनको नहीं पता। तो ये चीज बताने के लिए उन्होंने क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस किया। इसका क्या किया, डायमेंशनल एनालिसिस किया। डायमेंशन एनालिसिस के बाद ही जो चीज निकलेगी वही आपकी स्टोक्स थ्योरम बन जाएगी। डायमेंशनल एनालिसिस किया इन्होंने। ठीक बच्चों, चलो अपन भी कर देते हैं। कैसे करेंगे बताओ। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला MLT-2। बोलो सही लिखा, बिल्कुल सही है। कि हमारा एक डायमेंशन लेस है, ठीक है, हटा दो उसको। चलो कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस है। ईटा, ईटा के लिए क्या लिखोगे बताओ, जल्दी से बताओ। ईटा के लिए क्या लिखोगे, न्यूटन इंटू सेकेंड होल अपॉन मीटर स्क्वायर। क्या यही था यूनिट? हाँ, तो न्यूटन क्या हो जाएगा, देखो मैं ऐसे ही करूंगा, MLT-2। सेकेंड के लिए क्या लिखोगे, T टाइम होल अपॉन मीटर मतलब L स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल के आ गया, ML-1T-1। बोलो सही है, सही है सर, आगे बढ़ो। तो यहाँ रख दो ML-1T-1 रख दिया बच्चों। देखो ठीक है, इसकी पावर मुझे कुछ पता नहीं है तो इसकी पावर मैं लिख देता हूं यहाँ पे। इसकी पावर क्या है, A। यही तो मुझे पता करनी है। अरे क्या पता करना है, इसकी क्या पावर है मुझे पता नहीं है, तो ABC मान लिया। ठीक, चलो यहां पर R क्या है हमारा, डिस्टेंस है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, वो तो L आ जाएगा। L की पावर क्या आ जाएगी, ये आ गई B। चलो आगे बढ़ते चलो सर। ठीक है, वेलोसिटी LT-1, इसका यहां पे पावर आ जाएगी C। ठीक, जब आप इसको M के टर्म्स को साइड में कर लोगे, L को कंपेयर करोगे, तो यहां से आपका डायरेक्ट आएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूं, A = B = C जो आएगा वो आपका 1 आएगा। तीनों चीजें 1 आएंगी जब आप इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तीनों चीजें 1 आ जाएंगी। ठीक, तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा कि हाँ भाई कि F = जो हमारा R है वो कितना आ रहा है, K टाइम्स ईटा R V करके ही कुछ आ रहा है। ठीक, अब इसको एक्सपेरिमेंटली हमने और ध्यान दिया और देखा इसको एक्सपेरिमेंटली। डायरेक्टली इसकी K की वैल्यू नहीं निकल के आएगी, हमने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद इसकी K की वैल्यू जो निकल के आती है वो कितनी आती है, 6 पाई। तो यहां से आप क्या बोलोगे, विस्कस फोर्स जो होगी कब, जब सॉलिड इमर्ज्ड, तो आ जाएगी 6 पाई ईटा R V। कुछ समझ आ रहा है मैंने क्या लिखा है? सीधे सीधे वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। बोलो समझ आया? अगर सॉलिड की बात करेंगे तो कैसे आएगा? आया बच्चों, बिल्कुल क्लियर है? मजा आया? अरे सर मजा क्या आएगा इसमें, क्या बना रहे हो सर आप? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये थी हमारी स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम से हमको क्या पता लगा कि अगर सॉलिड इमर्ज्ड है, सॉलिड अगर हमारा इमर्ज्ड है, ठीक, तो हमें कितनी विस्कस फोर्स लगेगी वो हम बता देंगे। इस पे अगर आपको न्यूमेरिकल करना है तो आप न्यूमेरिकल भी इजीली बता सकते हो। कैसे? आपको अगर न्यूमेरिकल आता है तो क्या आएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मान लो इसको बता दिया उसने कि इनिशियली हमने इसको नीचे ड्रॉप कर दिया है, ठीक, आ सकता है। इस पर अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, नॉर्मली नीचे गिर रहा है, बताओ इस पर विस्कस फोर्स कितनी लगेगी। अगर इसका मास mg है, इसका मास अगर m है, इसका मास m है, तो ये बैलेंस रहे तो इस पर बताओ विस्कस फोर्स कितना लगेगा। तो नीचे में लगने वाली फोर्स mg = 6 पाई ईटा आर वी। अब इसमें से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, ईटा दिया हो, आर दिया हो, वी पूछ लेगा, ईटा दिया हो तो आर पूछ लेगा, कुछ ही पूछ लेगा, बता दोगे इजीली, दिक्कत तो नहीं आएगी। चलो अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। अब बात करेंगे बच्चों टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है, पहले उसकी फील ले लेते हैं अपन लोग। ठीक, चलो अभी हमने दो चीजें देख ली। क्या? अगर सरफेस सरफेस कांटेक्ट में है सॉलिड और लिक्विड का तो क्या लगेगा, क्या लगेगा, ईटा ए dV/dz। ठीक, नॉर्मल वाली बात है। और अगर उसके लिए बात करेंगे पूरा इमर्ज्ड है तो हमारा स्टोक्स थ्योरम आ जाएगी। चलो अब हम बात करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी की। एक चीज बताओ, मैं नहीं, हर कोई इसी चीज का एग्जांपल लेता है और बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखो अगर एक पानी की ड्रॉप, एक नहीं काफी पानी की ड्रॉप जब बारिश होती है तो जब वो ऊपर से गिरती है, डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, आसमान बादल, तो नीचे तो ग्रेविटी उसको कितने से बुला रही है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, एक्सेलरेशन इतना ही है। हाँ, तो नीचे बुला रही है तो क्या होगा, उसकी स्पीड तो हर टाइम बढ़नी चाहिए, है ना। 1 सेकंड के बाद 10, अगले सेकंड फिर 10, अगले सेकंड फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60 करते करते 1000, 2000 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर की स्पीड से आएगी, अपने सर पे पड़ेगी, सर फट जाएगा।
ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। अपन लोग तो आराम से बारिश में नहाते हैं, है ना। मैं भी नहाता था, पिटाई अलग पड़ती थी, वो बात अलग है, क्योंकि भीग जाते थे, मम्मी मारती थी, हाँ ठीक है। लेकिन अपन क्या करते हैं, अपन क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। अपन को लगती ही नहीं है, क्यों नहीं लगती है? तो कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है एक जगह पे, है ना। मान लो थोड़ी स्पीड पकड़ी पकड़ी, एक स्पीड उसने पकड़ ली, अब उसी स्पीड से नीचे आ रही है, तभी तो आके उतनी वेलोसिटी लगती है ना। ये चीज हुई कैसे, वो अब देखते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मान लीजिए एक मेरे पास फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है। ध्यान से देखना इस चीज को, इसकी अगर फील आपको आ गई तो ये मान लीजिए बड़ा मजा आ जाएगा इस टॉपिक में। इसके बाद हम एक एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन, IIT JEE एडवांस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे कि कैसे क्या किया गया, ठीक, उसको सॉल्व करेंगे। चलो, ये पूरा एक फ्लूइड है, ठीक। मान लीजिए इसके अंदर एक सॉलिड है, क्या मानना है, इसके अंदर एक सॉलिड है, ये इनिशियली मैंने सॉलिड को छोड़ दिया, इसका मास मान लीजिए कुछ मास है ना, m मास मान लीजिए, इसका m मास है, ठीक। चलो, इसको मैंने यहाँ छोड़ा है, अभी छोड़ा है, ठीक, छोड़ दिया, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 पे ही तो छोड़ा है मैंने, ठीक है, छोड़ दिया। लेकिन इस पे, और ये पूरा इमर्ज्ड है, तो इस टाइम इस पे क्या क्या चीजें लग रही होगी, एक तो वेट लग रहा होगा इसका, और एक विस्कस फोर्स जो हमने अभी देखा है ना, रोकेगा ना, बिल्कुल रोकेगा, ठीक है। तो विस्कस फोर्स कहां लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। क्या लगेगा, Fv, ठीक है। क्या आप एक चीज भूल गए इसमें, एक चीज और लगेगी, क्या लगेगी, अपथ्रस्ट। भाई अपथ्रस्ट भूल गए क्या, अपथ्रस्ट, पानी भी तो इसको उठाएगा, अरे लिक्विड उठाएगा ना इसको, लिक्विड भी इसको उठाएगा, तो ये लगेगा अपथ्रस्ट इस पे, U। अब मुझे बताओ, क्या इस टाइम कोई विस्कस फोर्स लग रहा होगा, अरे नहीं लग रहा होगा, Fv की वैल्यू 0 आएगी, कैसे आएगी, 6 पाई ईटा Rv, वेलोसिटी 0 तो ये 0, इस टाइम F की वैल्यू 0, इस टाइम F की वैल्यू 0, और मान लीजिए इसका मास m की जगह मान लीजिए आप 2 kg का है, ठीक है, 2 kg का मान लीजिए आप इसको, ठीक, और अच्छे से फील आएगा, 2 kg का, ठीक है। तो ग्रेविटी 10 से बुलाएगी, तो वेट की वैल्यू कितनी होगी, 20, और मान लीजिए इस टाइम पे अपथ्रस्ट जो लग रहा है 10 लग रहा है, मान लीजिए 10 न्यूटन यहाँ लग रहा है, 20 न्यूटन नीचे का ये लग रहा है 2 kg की वजह से, ठीक। तो ये चीज बताइए, क्या नेट फोर्स नीचे की तरफ है, W जो है वो कितना है, 20 है, तो W माइनस यू कितना आएगा हमारा, जी तो F नेट होगा, अभी F नेट कितना है, और माइनस F, चलो FV कर देते, ठीक है। तो नेट फोर्स क्या है, W माइनस यू माइनस FV, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है माइनस ये, तो ठीक है, तो W कितना है 20 माइनस यू मान लो 10 है, और ये तो अभी लगी ही नहीं रहा है, तो ये कितना आ गया, 10 न्यूटन आ गया, ठीक है। नेट फोर्स 10, तो यहां पे अब एक्सेलरेशन इसका कितना हो जाएगा बताओ, ma कर दो, तो 2a इजिकल्स टू 10 न्यूटन। मैं ये आपको केवल फील देने के लिए लिख रहा हूं, ऐसी वैल्यूज फील देने के लिए। तो यहाँ पे अब नेट एक्सेलरेशन जो लग रहा है वो लग रहा है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। समझ आया क्यों, ऐसा क्यों हुआ, ये तो 20 से नीचे आना चाहता था, अब थ्रस्ट इसको रोक रहा है, अब थ्रस्ट ऊपर को देखो 10 न्यूटन का देने लग गया इसको, 10 न्यूटन का, तो इसका एक्सेलरेशन कम हो गया। मान लीजिए 1 सेकंड के बाद की बात करते हैं, कितना, t इक्वल्स टू 1 सेकंड, t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद की क्या चीज होगी, ये यहां आ गया, मान लो इसका मास तो 2 ही था, भाई ग्रेविटी तो उतने से ही बुलाएगी अभी भी 20, क्योंकि वो तो g कांस्टेंट है, ठीक है। अब थ्रस्ट भी बोल रहा है मैं भी लगूंगा, भाई कितना लगेगा 10, जितना लग रहा हूं। अब इस पे एक विस्कस फोर्स और आ जाएगा, पूछो क्यों। इनिशियल वेलोसिटी 0, नेट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड का लग रहा है, 1 सेकंड के बाद की बात कर रहे हैं, तो कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, पक्का आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ये मुझे बता दो जल्दी से। v इक्वल्स टू u प्लस 80, डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं एज अ पॉजिटिव मान लेता हूं, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या आएगी, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है सर, इनिशियल 0 थी, एक्सेलरेशन नीचे 5, जी नहीं लगेगा 5 लगेगा, और टाइम 1 सेकंड के बाद की बात, तो सर यहां तो वेलोसिटी आ गई इसके पास मीटर पर सेकंड, यहां कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या इस टाइम पे FV 0 होगा, नहीं होगा, 6 पाई ईटा RV की जगह रख दोगे 5। अरे मतलब समझ आया, कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स आ गया, विस्कस फोर्स आ गया इस पे, इसका मतलब अब इसको ये भी बैलेंस कर रहा है, ये भी बैलेंस कर रहा है, लेकिन फिलहाल नहीं कर पा रहा है पूरी तरह, और नीचे जाएगा। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब W माइनस यू माइनस FV हमारा नेट है, नेट,
ठीक, तो ये W कुछ ज्यादा होगा इन दोनों के फोर्स से, मतलब W इज ग्रेटर देन U प्लस एफ पी। ये कुछ ज्यादा होगा इससे, तभी तो ये नीचे आएगा, है ना, आएगा। लेकिन इस टाइम पे वेलोसिटी 5 आ गई। अब एक्सेलरेशन चाहे कम होता चला जाए, लेकिन वेलोसिटी जितनी है वो तो बढ़ती चली जाएगी ना, एंड बढ़ रही है। एक मौका तो ऐसा आएगा कि ये फोर्स भी 10 न्यूटन का हो जाएगा और इसको 20 को बैलेंस कर देगा, 20 को बैलेंस कर देगा, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। अरे अगर ये 20 है इक्वल्स टू ऊपर 10 तो इसको बैलेंस कर ही रहा है, और एफ भी अगर 10 हो गया तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो गए? तो यहां से नेट फोर्स 0 नहीं हो जाएगा, और नेट फोर्स 0 हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। नेट एक्सेलरेशन 0 मतलब अगर नेट एक्सेलरेशन 0 तक पहुंच गई तो वेलोसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, क्योंकि अब तो कोई बढ़ाएगा ही नहीं। बात समझ आ रही है? अब कोई बढ़ाएगा नहीं, बढ़ाएगा। अब जे जितनी वेलोसिटी है उतने से ही चलता रहेगा। भाई पहले तुम बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो, अब एक टाइम ऐसा आया नेट एक्सेलरेशन ही खत्म हो गया, 0 हो गया, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो वो कंडीशन कब हो रही है? जब नीचे वाली फोर्स ऊपर वाले को बराबर कर दे, नीचे वाली फोर्स ऊपर वाले को बराबर कर दे। ठीक है, एफ नेट 0 कब होगा? जब नीचे वाली बराबर हो जाए ऊपर वाले की। तो W इक्वल्स टू U प्लस एफ वी। बोलो, कुछ गलत बोला? सही है, चलो आगे बढ़ते। W क्या? वेट है। अब इसका मास m मान लीजिए, 2 से तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए हम नॉर्मली किसी मास m के लिए निकाले तो इसका मास m है, तो mg नीचे लगेगा। ठीक, और YNC क्या लगती थी? V रो जी। V क्या होता था? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इमर्स्ड और वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्पर्स। समझ आया? या डिस्प्लेस। तो V रो जी। अब देखो, रो किसकी डेंसिटी है? लिक्विड की। और यहां पे इसकी डेंसिटी मैं कुछ बोल दूं, मान लो सॉलिड की डेंसिटी है सिग्मा और लिक्विड की डेंसिटी रो है। ठीक, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को क्या लिख दूंगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका आएगा? सॉलिड का। अब देखो यहां वॉल्यूम किसका है? सॉलिड का। कौन सा? इमर्ज भी पूरा है, तो ये वॉल्यूम भी बराबर ही होगा, रो इंटू जी। और ये एफ बी की जगह 6 पाई ईटा आर और कुछ वेलोसिटी वी आ जाएगी। कौन सी? टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनल मतलब इसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी ही नहीं। ठीक, इसको आगे सॉल्व करेंगे, हमारी चीज निकल के आ जाएगी। कैसे? अब देखो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू, वीरो को कॉमन ले लूं। अरे देखो, कहोगे सर क्या कर दिया, वीरो जी। ठीक, वीजी को कॉमन ले लूं, सिग्मा माइनस रो। बोलो सही है, और ये एज इट इज रहेगा आर वी टी। तो यहां से वी टी को लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा? अच्छा सुनो, ये स्फेरिकल है, आपके केस में स्फेरिकल की बात की गई है, तो स्फेरिकल का रेडियस अगर स्मॉल आर है, स्फेरिकल का रेडियस स्मॉल आर है, इसका रेडियस ही है ये स्मॉल आर। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? लिख दूं यहाँ पे वॉल्यूम, तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल्स टू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब जी सिग्मा माइनस रो। बोलो सही है? बिल्कुल सही है। क्या यहाँ से काटा पीटी कर दूं? कर दो सर। 2 3 2 2, तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से लिख दोगे वी टी इज इक्वल्स टू 2 पाई आर क्यूब जी होल अपॉन 3 इंटू 3 9 पाई ईटा आर सिग्मा माइनस रो। और काटा पीटी कर दो, ये पाई से पाई चला जाएगा, एक आर से एक आर चला जाएगा, तो क्या बचेगा? वी टी इज इक्वल्स टू 2/9 आर स्क्वायर अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी। बोलो टर्मिनल वेलोसिटी निकालना आया निकालना? समझ आया कैसे निकला? फील लो, फील चीज की, ये फील के लिए बताया था आपको, है ना। एक टाइम ऐसा आएगा नेट एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, उस टाइम क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उस टाइम दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे, नीचे नेट लगने वाला नीचे बराबर हो जाए, एक्सेलरेशन 0, तो जितनी वेलोसिटी उसके पास थी उतना ही खत्म। अरे मेरे को कोई धक्का मारने वाला ही नहीं बचा, पहले मैं इतने से चल रहा हूं आराम से, अब किसी ने मेरे को धक्का मारा तो मैं और तेज चलने लग गया,
है ना। फिर मेरे को और तेज धक्का मारा, मैं और तेज चलने लग गया। अब मेरे को धक्का मारने वाले ही खत्म हो गया तो मैं जितने से भग रहा हूँ भगता ही रहूंगा ना, धक्का ही नहीं मारेगा उसको कोई। तो जितने चल रहा है टर्मिनल वेलोसिटी। ये क्या आ गया हमारा, टर्मिनल वेलोसिटी। इसके ऊपर आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो आ जाओ, ठीक है, इस चीज को देख लो अच्छे से। चलो अब इसके बाद क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आईआईटी ने इसके ऊपर क्या क्वेश्चन पूछा था। देखो बच्चों, एक जैसे 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है कि एक क्वेश्चन करो 10 के बराबर। बोलो सही बात है। अगर एक ही जैसे क्वेश्चन कराते जाऊं, मान लो इतना फोर्स लग रहा है, टर्मिनल वेलोसिटी बताओ ये वो, तो क्या मिलेगा उससे? वो तो आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो, है ना, आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना तो आ ही गया, है ना। एक क्वेश्चन करो तो 10 पे भारी हो, है ना। चलो आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ो। कंसिडर टू सॉलिड स्फीयर्स P एंड Q ईच ऑफ डेंसिटी 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें दो P एंड Q स्फीयर्स दे रखे हैं जिनकी डेंसिटी सेम है, ठीक है, उनके डायमीटर्स दे रखे हैं, इसका मतलब है रेडियस दिया हुआ है। चलो बढ़िया है। स्फीयर P इज ड्रॉप्ड इनटू अ लिक्विड, इतनी डेंसिटी, ठीक है, और उसकी विस्कोसिटी दी हुई है और पॉइज में दी हुई है। ध्यान रखना, इसको कन्वर्ट करना है SI यूनिट में, ठीक। यूनिट्स का हमेशा याद रखना बच्चों, यूनिट्स में बच्चे मात खा जाते हैं। चलो, और स्फीयर क्यू को किसी लिक्विड में डाला, इसकी डेंसिटी 1.6 है, ठीक, और उसकी विस्कोसिटी कितनी दी हुई है, ये दी हुई है, डेंसिटी ये दी हुई है। द रेशियो ऑफ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ P एंड Q इज, टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा है, मतलब पूछ क्या रहा है आपसे, Vp अपॉन VQ पूछ रहा है, ठीक। बोला क्या गया, जल्दी से देख लो। ये ऐसे वाटर मान लो, सॉरी एक लिक्विड मान लो, ठीक, और एक ये दूसरा लिक्विड मान लो। इसके अंदर दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, ये मैं P की कहानी बता रहा हूँ, ये Q की कहानी बता रहा हूँ। दोनों की डेंसिटी सेम दी है, मतलब सिग्मा P इजिकल्स टू सिग्मा Q इजिकल्स टू कितना दिया हुआ, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें और क्या दिया गया है, Q की वैल्यू दी गई है, Q क्या दिया गया है, दोनों की सिग्मा तो दिया है, इसका रो कितना दिया गया है, लिख दो जल्दी से, कितना दिया गया है इसका, ठीक है, ये रहा 0.8, और इसका रो कितना दिया हुआ है 1.6, इसका पॉइस दिया हुआ है 2 पॉइस है, ठीक, और इसका कितना दिया गया है 3 पॉइस। अब देखो इसमें कैलकुलेशन है, मैं आपको सीधे बता देता हूं कि करना कैसे है, सॉल्व आप लोग करोगे यूनिट्स रख के, ठीक है, इतना तो कर ही सकते हो ना यार। चलो आ जाओ, अब करोगे क्या, Vp अपॉन VQ पूछ रहा है, बता दो जल्दी से। देखो हमें टर्मिनल वेलोसिटी का पता है, टर्मिनल वेलोसिटीज का रेशियो पूछ रहा है, तो ये क्या होता है, अभी देखा क्या होता है, देखो ये देखा 2/9 r स्क्वायर अपॉन ईटा, तो लिख दो यहाँ पे 2/9 r² अपॉन ईटा सिग्मा माइनस रो इंटू जी, ठीक है। Vp की बात करेंगे तो क्या करोगे आप, Vp की बात करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से आंसर आ जाएगा आपका। अब इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां से आंसर आ जाएगा। देखो Vp की बात करेंगे तो क्या करोगे, उसका रेडियस रखोगे, डायमीटर दिया है रेडियस रख देना, ठीक है। ईटा उसका दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, जिस लिक्विड में वो ड्रॉप्ड है, ठीक। सिग्मा हमारा सबका सेम है दोनों का, और इसका रो ये दिया हुआ है जी। बोलो कोई बड़ी बात, सेम ऐसे ही Q का निकालना है, ठीक, और उसको क्या कर देना, जब Vp आ जाएगा और VQ भी आ जाएगा, उन दोनों को डिवाइड मार देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। इतना लल्लू सा क्वेश्चन आईआईटी ने पूछ रखा है, इतना लल्लू सा क्वेश्चन, आगे समझ में। इसको करने की जरूरत है, नहीं करना, ये आप लोग करोगे, आप लोग करोगे, इसको भी मैं कर दूंगा तो आप देखते रहोगे क्या, बस इसको पॉज करो और पॉज करके इसको पूरा सॉल्व करो, इसको पूरा सॉल्व करो, देर नहीं लगेगी, करो इसको, चलो ठीक। क्वेश्चन समझ आ गया ना, कि दो लिक्विड है जिनकी डेंसिटीज अलग है, उनके पॉइज अलग अलग दिए रखे हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी अलग अलग दे रखा है, और दोनों सॉलिड्स जो उसके अंदर ड्रॉप्ड है स्फेरिकल, उनकी डेंसिटी सेम दी है, ठीक, और उनके रेडियस दिए हुए हैं, खत्म, टर्मिनल वेलोसिटी, आंसर आ जाएगा। समझ आया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन सरफेस टेंशन की बच्चों, सरफेस टेंशन नया टॉपिक है, ठीक, चलो सरफेस टेंशन। बच्चों एक चीज बताओ मुझे, सरफेस टेंशन की अगर हम बात करने जा रहे हैं, सरफेस की एक टेंडेंसी होती है, क्या टेंडेंसी होती है, कि वो अपने एरिया को मिनिमम रखना चाहती है, मिनिमम,
है ना, ये पूरे बल्क से ही अलग है। अभी तक हमने क्या देखा, इमर्ज हो जाता है ना, और सरफेस की अभी तक बात ही नहीं करी। अभी तक हम अंदर अंदर डूब जाते हैं या तो फिर टेंजेंशियल वेंजेंशियल लगा के। सरफेस की, पूरे लिक्विड सरफेस की, मान लो अगर ये पूरा लिक्विड बना हुआ है ऐसा ऐसा, तो केवल मैं सरफेस की बात करूंगा, सरफेस की, ये सरफेस की, इसकी प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है, ये क्या चाहता है, अपना एरिया मिनिमम रखना चाहता है, मिनिमम टू मिनिमम एरिया। देखो ये लाइन लिखी हुई, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू मिनिमाइज इट्स सरफेस एरिया। नहीं आया फील, नहीं आया, चलो अपन बताते हैं। एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, चलो यहीं से देखो, इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा किस में दे रखा है, एससी वर्मा में दे रखा है, अपन वो कराने वाले हैं। ठीक, चलो उसी से समझाते हैं। आपने वो चीज तो देखी होगी, सोप फिल्म जो बनती है, सोप फिल्म। सोप फिल्म क्या होता है, अरे जब अपन बचपन में खेलते थे ना, जैसे क्या करते थे, एक ऐसा सोप वाली कोई चीज आती थी, उसमें अपन लोग ऐसे डुबाते हैं, देन उसको फूंक मारते हैं तो बबल्स निकलते हैं, है ना, वो सोप की बात कर रहा हूँ। तो हमने एक रिंग ली, रिंग, हमने एक रिंग ली, उस रिंग पे हमने क्या किया, उस रिंग पे हमने क्या किया, ऐसे उस रिंग को रख दिया, ठीक है, उसको सोप में डुबाया, सोप फिल्म में डुबाया, उसको रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एक फिल्म बन गई, ठीक है, सोप में लिए डुबाया और उसमें एक फिल्म बन गई, ठीक है, ऐसी एक परत आ जाती है, ठीक है, चलो समझ आ गया होगा, ठीक। इसके ऊपर मैं क्या करूंगा बच्चों, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक थ्रेड रख दूंगा, थ्रेड कैसा, मासलेस, जिसका मास ही नहीं है, इतना पतला, ठीक है, रख दिया मैंने। इसकी क्या टेंडेंसी है, इसकी टेंडेंसी ये है कि अपने सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया। अच्छा एक चीज और बताओ, एक चीज और बताओ, अगर एक लिक्विड की ड्रॉप है, अगर एक लिक्विड की ड्रॉप है, एक लिक्विड की ड्रॉप है, लिक्विड की ड्रॉप, तो वो सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहेगी, चाहेगी कि नहीं। अगर मैं बोल दूं ये प्रॉपर्टी है, एक सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहती है वो, ठीक, तो लिक्विड की ड्रॉप भी सरफेस एरिया को मिनिमम रखना चाहती है, तो किस शेप में जा सकती है मुझे बताइए, वो कुछ सर्कुलर शेप बनाना चाहेगी, है ना। वाटर का नहीं बन पाता क्योंकि उसकी सरफेस टेंशन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू मरकरी। तो अगर मैं मरकरी की बात करूं तो वो तो प्रॉपर स्फेयर बनाता है, कौन, मरकरी। और स्फेयर ही क्यों बनता है ये बताओ, ड्रॉप्स जो होती है स्फेयर क्यों बनती है, अरे स्फेयर इसी वजह से बनती है क्योंकि स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², आर होता है इनकी रेडियस। स्फेयर का सरफेस एरिया सारे जितने भी फिगर्स होते हैं सबसे कम होता है, सबसे कम होता है, सबसे सरफेस एरिया कम होता है उसका, समझ आया। तो इस वजह से सरफेस एरिया जो स्फेयर का आता है वो बहुत कम होता है और इसीलिए वो स्फेरिकल शेप में रहती है, कौन, मरकरी जब भी आती है। अब ये क्यों होता है, ऐसी प्रॉपर्टी क्यों शो करता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी हमने क्या यहाँ पे अज्यूम किया था बच्चों, एक रिंग है, उसको एक सोप सॉल्यूशन में डाला गया और उसको बाहर निकाल लिया और रख दिया मैंने, ठीक। इसके ऊपर मैंने एक पतला सा मासलेस एक वायर, मासलेस एक वायर मैंने इसके ऊपर ऐसे, या धागा, धागा डाल दिया इसके ऊपर, मासलेस धागा है, बहुत पतला है, बहुत पतला है, इसके ऊपर डाल दिया। अभी ये धागा ऐसा का ऐसे ही रखा रह गया, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ठीक है। और जैसे ही मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने क्या किया, इस पे मैंने एक पिन मारा ऐसे टपाक, तो ये अंदर का, अंदर की फिल्म जो है ना वो हट गई, मतलब हट गई, ठीक। और ये वाली फिल्म कंटिन्यू रही जैसी है। तो हुआ कुछ ऐसा, पहले आप वो देखो हुआ क्या, ठीक, ये है, ऐसा कुछ हो गया देखो, और ये चारों ओर से खिंच गया और ये कुछ ऐसी हमारी सोप बनी हुई थी इसके अंदर। बोलो समझ आ रहा है, फील आ रहा है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, है ना। इसके अंदर ये सोप बना हुआ है, ठीक है, चल। तो जब मैंने इसके अंदर एक डॉट मारा, एक पेन मारी, तो अंदर की फिल्म तो टूट गई, लेकिन ये बाहर वाली कंटिन्यू है। और उसने क्या किया, इस थ्रेड को स्ट्रेच कर दिया, एकदम से ऐसे था, ऐसा कुछ टेढ़ा मेढ़ा और ऐसा हो गया, एकदम सीधा दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बच्चों, ये जो फिल्म है ना, ये जो फिल्म, ये एक सरफेस पे बनी हुई है। तो इस थ्रेड पे अगर इस पॉइंट की बात करूं तो ये वाली जो अंदर वाली फिल्म है ये इसको अंदर की तरफ खींचना चाहती, क्यों, हमने अभी बस ये बोल दिया एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने एरिया को मिनिमम रखना चाहती है, ठीक है। और ये वाली जो फिल्म है अभी तो ये अलग अलग हो गई, क्यों, ये अंदर वाली हो गई, ये बाहर वाली हो गई, चलो, तो ये अंदर की तरफ खींचना चाहेगा और ये इस पे
बाहर की तरफ खींचना चाहेगा, ये वाली फिल्म से बाहर की तरफ खींचना चाहेगी, और इस थ्रेड को ये वाला अंदर वाला जो फिल्म है वो इधर खींचना चाहेगा। और कुल मिला के ये थ्रेड कहीं जा नहीं रहा है, मतलब इस पे लगने वाला ये फोर्स जो मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास ना चाहते, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स खींचते हैं, तो थ्रेड को खींचेंगे अपना एरिया मिनिमम करने के लिए, और इसको ये अंदर वाला खींच रहा है, तो नेट फोर्स तो अभी इक्विलिब्रियम में है, वायर कहीं जा नहीं रहा है, थ्रेड हमारा कहीं जा नहीं रहा है, तो ये दो फोर्सेस कैंसिल आउट हो रहे हैं, ऐसे हर जगह पे हो रहा है। इसको ये अंदर खींच रहा होगा इधर, इसको इधर, तो ये कहीं नहीं जा रहा है। जैसे ही मैंने इस फिल्म को गायब किया बीच वाली, तो अब कौन सी फोर्स बची, केवल ये फोर्स बची बच्चों, ये अंदर की तरफ, ये मॉलिक्यूल्स इस थ्रेड को अंदर की तरफ खींचेंगे। क्यों? वो अपना सरफेस एरिया कम से कम करना चाहते हैं, कम से कम करना चाहते हैं। अभी कुछ ना कुछ था, जितना कम कर सकते थे कर लिया उन्होंने खींच के, तो ये खिंच गया। आया समझ में? आया ये क्यों हुआ, ये समझ आया? चलो, अब जैसा कि ये हुआ, तो ये तो अपन को समझ आ गया कि एक टेंडेंसी या मॉलिक्यूल्स के अंदर वो अपने आप को स्ट्रेच करके रखना चाहते हैं या मिनिमम एरिया रखना चाहते हैं, इस वजह से ऐसा हुआ। इसको हम जरा उस वे में देख लेते हैं कि मैथमेटिकल वे में हम क्या बात करेंगे। आ जाओ, मैथमेटिकल वे में मैं आपको एक चीज बोलूंगा यहाँ पर कि मान लीजिए कि मेरे पास एक रिंग है, ठीक है, रिंग, और उस पर एक सोप की फिल्म बनी हुई है। ठीक है सर, चलो आगे आ जाओ, फिल्म बनी हुई है, इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूं। क्या बनाऊंगा? एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूं ऐसे। तो यहां से इस साइड वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो इस इमेजिनरी लाइन को कहां पुल कर रहे होंगे? अपनी तरफ। क्यों भाई? वो तो चाहते हैं कि मिनिमम एरिया रहे, मिनिमम सरफेस एरिया रहे, तो इस साइड वाले यहां फोर्स लगा के खींचेंगे। इस कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा, मान लो एफ, इस साइड वाले यहां फोर्स लगा रहे होंगे एफ, है ना, मतलब यहां पर भी इधर ऐसे ऐसे, इस साइड वाले यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, समझ आ रहा है? इस साइड वाले यहां खींच रहे होंगे और इस साइड वाले क्या बोल रहे होंगे, यहां आ जा। आया समझ में? हाँ, तो इस चीज को, ये जो फोर्स खींच रहे हैं, ये जो फोर्स खींच रहे हैं, तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस टेंशन इज जो फोर्स इसको मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं अपनी तरफ, सरफेस से कम करना चाहते हैं, एफ अपॉन पर यूनिट लेंथ, कितनी लेंथ पे लग रहा है। बोलो समझ आया? क्या लिखा वो समझ आया? सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये परपेंडिकुलर आएगा। भाई अगर इस लेंथ की बात करूं, अगर ये इमेजिनरी मेरे पास एक लाइन है, तो इसके मॉलिक्यूल इससे किसी फोर्स एफ से खींच रहे होंगे, और कितनी जगह लग रहा है? पूरी लेंथ पे, और यूनिट लेंथ के लिए क्या लगेगा? ये लगेगा। तो ये इसका एक सरफेस टेंशन है। ये एस क्या है? हमारी सरफेस टेंशन। इसको टी से भी डिनोट करते हैं, है ना, टी इक्वल्स टू एफ अपॉन ए भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? सरफेस टेंशन। अब एक चीज बताओ, ये हर लिक्विड की एक अलग प्रॉपर्टी होती है, हर लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग होता है। कैसे होता है? अरे इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में एरिया को मिनिमम रखना चाहते हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी तरफ, है ना। मान लो यहाँ पे पानी एकदम से फैला दिया, तो वो क्या करेंगे? पानी को अपनी तरफ सुकोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, है ना। जैसे इसमें क्या कर रहे हैं? इसको यहाँ 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 बुला रहे हैं, इसको भी बोल रहे हैं यहाँ आ जा, इसको ये बोल रहे होंगे यहाँ आ जा, 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 यहाँ आ जा। लेकिन ये तो हर लिक्विड के अलग अलग होंगे। क्यों होंगे भाई? जितना ज्यादा अच्छा सरफेस टेंशन, उतने अच्छे ज्यादा अच्छा लिक्विड है, उसमें उतनी ज्यादा सरफेस टेंशन लगेगी, उतना ही ज्यादा स्ट्रांगली मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करेंगे, खींचेंगे। समझ आया? हाँ, तो ये क्या है ना, अपनी डिपेंड करेगी किस पे? लिक्विड के लिए अलग अलग होती है, ठीक है, अलग अलग होती है, हर लिक्विड की अलग अलग होती है। चलो, जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर की होती है 0.07 न्यूटन पर मीटर। इसकी यूनिट दिख रही है आपको? न्यूटन पर मीटर। ठीक, चलो, ये अपन को पता लगा कि सरफेस टेंशन क्या है, F इक्वल टू F अपॉन L, परपेंडिकुलर अपॉन L। चलो, अगर इसके ऊपर क्वेश्चन करना चाहे तो आप क्वेश्चन कर सकते हो इजी। कैसे करोगे? चलो मैं बता देता हूं आपको। मान लीजिए एक सोप की फिल्म है, और कुछ ऐसे लगी हुई है, ऐसे। अब ये लल्लू लल्लू से क्वेश्चन अगर मैं आपको ऐसे ही कराऊंगा तो कैसे काम बनेगा बच्चों, है ना। मान लीजिए कि ये वायर है, ये सोप की फिल्म बनी हुई है, ठीक। चलो, ये एक वायर है, ये वायर येलो कलर का जो दिख रहा है, चलो रेड बना देते हैं,
ये रेड कलर का जो दिख रहा है एक वायर है। कैसा वायर है? मासलेस वायर। हमने क्या किया, एक फिल्म बना दी इसके ऊपर और ये बिल्कुल एंड तक कनेक्टेड है फिल्म इसके। कैसे? ऐसे बिल्कुल एंड तक। ठीक, चलो इसकी हमें कुछ ना कुछ दी रखी है। क्या क्या दे रखा है? इसका एरिया दे रखा है। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है। ठीक, या इस वायर की लेंथ दे रखी है, वायर की लेंथ दे रखी है एल। ठीक, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और इसका सरफेस एरिया हमें दे रखा है, सॉरी सरफेस टेंशन हमें दे रखा है 0.03 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, इसका एरिया भी कुछ ना कुछ दे रखा है कि कितने एरिया का ये है। अब बच्चों इस पे क्या लग रहा होगा? फोर्स लग रहा होगा। किस वजह से? सरफेस टेंशन की वजह से। मॉलिक्यूल्स इसे अपनी तरफ खींच रहे होंगे, कुछ फोर्स लगा रहे होंगे यहाँ पे। बिल्कुल लगा रहे होंगे सर। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे एक क्वेश्चन बोलता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मासलेस वायर से एक मास m लटका दिया है। बता मुझे मिनिमम कितना मास लटकाऊं जिससे ये इस पे बैलेंस हो जाए, मतलब ये इक्विलिब्रियम में रहे, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो आप क्या बोलोगे? आप यही तो बोलोगे सर ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नीचे के बराबर हो जाए। सही बात है। ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? सरफेस टेंशन की वजह से। कितनी लग रही है? F जो लग रही है वो आपके mg के बराबर हो जाए। और F कितनी लग रही है? S इंटू एल। अरे अभी तो देखा S क्या होता है? F परपेंडिकुलर ओवर L। तो यहाँ से SL आ गया इक्वल्स टू mg। बोलो वैल्यूज रखोगे आंसर आ जाएगा। S की जगह रख दो 0.03 और L की जगह रखोगे 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दो, इज इक्वल्स टू मास इंटू 10। ये तो ऑलरेडी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आ जाएगी आपकी। मास कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर -3 और होल अपॉन 2, 4 आ जाएगा 10 की पावर -1 m इक्वल्स टू 3 इंटू 10 की पावर -4 kg। बोलो सही है? अरे एक जीरो नीचे जाएगा, 2 0 4। सही है। चलो तो ये क्वेश्चंस तो आप सरफेस टेंशन भी इजीली कर लोगे। ऐसे कुछ भी क्वेश्चंस वो बना के दे सकता है ट्रिकी है ना। तो आप इजीली क्या करोगे? फोर्स लग रही होगी वो क्या होगा? SL होगी। SL क्या है? सरफेस टेंशन आपको गिवन होगी। हर लिक्विड की अलग अलग होती है, वो आप कर सकते हो। ठीक, अपन जो अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी की बात करेंगे बच्चों। सरफेस एनर्जी बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजा आ जाएगा इस टॉपिक को पढ़ के। सरफेस एनर्जी की बात करेंगे और इसके एंड में फिर एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं जो कि इसी पे डिपेंडेंट है। वो भी IIT में आया हुआ एक क्वेश्चन है। चलो आ जाओ सरफेस एनर्जी की बात करते हैं। ये देखो पहले जो लाइन लिखी, सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव मोर एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल्स। बल्क मॉलिक्यूल्स। चलो ये लाइन अभी आपको बाद में समझाएंगे, उससे पहले यहाँ डायग्राम देखिए जो मैं बनाने वाला हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए एक बीकर है या कोई कंटेनर है, उसमें क्या भरा हुआ है बच्चों? ये लो फ्लूइड भरा हुआ है। ठीक है, ये मैंने फ्लूइड भर दिया। ओके, जैसा आप बोलो सर। चलो अब यहां पर अगर मैं बल्क मॉलिक्यूल की बात करूं, बल्क मॉलिक्यूल मतलब समझ रहे हो? ये वाला अंदर जो फुली इमर्स्ड है वो बल्क मॉलिक्यूल है। और सरफेस पे जो है, सरफेस मतलब ऊपर की तरफ, ये वाला ऊपर, अगर इसका टॉप व्यू देखोगे तो कैसे दिखेगा? ऐसी सरफेस दिखेगी ऐसी, है ना। उसके ऊपर जो बात कर रहे हैं वो सरफेस आ गया। अगर मैं इस पे यहाँ पे नेट फोर्स लगने की बात करूं कि इस पे नेट फोर्स क्या होगी, लो फिर से बनाता हूं इसको, बड़े प्यार से समझाएंगे आपको ये टॉपिक। ये देखो मान लो ये एक मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर नेट फोर्स क्या लग रही होगी इस टाइम पे? भाई वो अपनी तरफ खींच रहे हैं मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन जो हमसे बोल रहे हैं। यहाँ का मॉलिक्यूल यहाँ खींच रहा होगा, यहाँ का यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, ऐसे ऐसे खींच रहे होंगे। ये वाला मॉलिक्यूल हमारा इक्विलिब्रियम में है बच्चों। क्या बोलोगे? इक्विलिब्रियम मतलब इस पे लगने वाली नेट फोर्स हमारी 0 है। समझो बात को, समझो। अरे ये तो बल्क में है, अंदर है, लिक्विड के अंदर है, तो इसको चारों ओर से जो लिक्विड, जो मॉलिक्यूल्स इसको खींच रहे होंगे वो सब खींच रहे होंगे, सब कैंसिल आउट हो रही होगी। तो ये कहीं जा रहा है? नहीं जा रहा, ये स्टेबल है। अभी ये स्टेबल है अपनी जगह पे, है ना, स्टेबल है ये अपनी जगह पे। लेकिन यही अगर मैं सरफेस की बात करूं, सरफेस की, किसकी? सरफेस वाले मॉलिक्यूल की बात करूं, ये इधर एक सरफेस पे मॉलिक्यूल है, क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगी? सोच के बताना, क्या इस पे नेट फोर्स 0 होगी? नहीं होगी इस पे नेट फोर्स 0, नहीं होगी इस पे नेट फोर्स 0। क्यों नहीं होगी? इसको यहां भी नीचे बुला रहे होंगे, यहां भी खींच रहे होंगे, सरफेस पे भी खींच रहे हैं, यहाँ पे भी खींच रहे हैं, यहाँ पे भी खींच रहे हैं, है ना। समझ आ रहा है? ऊपर से भी तो एयर मॉलिक्यूल है, समझ आ रहा है, वो भी खींच रहे हैं। तो एक देखो दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, एक होता है कोहेसिव
कोहेसिव और एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव फोर्स क्या होता है बच्चों? जो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में लगे। मान लो एक मैंने ग्लास मान लिया और एक मैंने वाटर मान लिया, ठीक है, तो कोहेसिव फोर्स को क्या बोलूंगा? ऐसी फोर्स जो ग्लास ग्लास के बीच में लगे या वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच में लगे। और एडहेसिव क्या हो जाएगी बच्चों? जो वाटर और ग्लास के बीच के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगे, ठीक। तो यहां पर जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला यहां पे जो फोर्स लगेगी वो एडहेसिव लगेगी, है ना। दूसरी चीज आ गई, ऊपर एयर है, तो उन दो मॉलिक्यूल के बीच में और इन दो मॉलिक्यूल के बीच में जो मॉलिक्यूल की कोहेसिव फोर्स होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एडहेसिव फोर्स। तो यहां पे नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल नीचे आना चाहेगा नीचे। अब फील लो, ये सरफेस का मॉलिक्यूल, ये नीचे वाला मॉलिक्यूल, ये तो नेट फोर्स 0 है, रुका हुआ है। ये सरफेस वाला मॉलिक्यूल नीचे आना चाहता है, ठीक है, नेट फोर्स इसको नीचे खींच रही है। अब ये जब नीचे आ जाएगा तो इसकी जगह तो खाली, इस पे कौन सा मॉलिक्यूल आएगा? इसके जस्ट नीचे लेयर वाला जो मॉलिक्यूल होता है इसकी जगह लेता है। कैसे? ये नीचे आने की चाहता है, नेट फोर्स 0 नहीं है, नीचे आएगा और इसके जो नीचे वाली एक लेयर ये, इसके नीचे वाली जो लेयर का मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे नेट फोर्स 0 नहीं है, तो ये नीचे आना चाहेगा और इसके जो नीचे वाला मॉलिक्यूल है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक। अब बात ये होती है बच्चों, वो ऊपर क्यों आता है? क्योंकि इसके नीचे लेयर वाला मॉलिक्यूल तो स्टेबल है भैया, स्टेबल, वो तो बल्क में है ना, वो क्यों ऊपर आता है? कैसे ऊपर आ सकता है? सर एक तरीका है, कैसे? उसको पकड़ के ऊपर ले आओ। अब मैं तो पकड़ के लेके आ नहीं सकता, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिससे उस पर कुछ ना कुछ वर्क किया होगा, किसी ने किसी भी टाइप का वर्क किया होगा जिससे वो ऊपर आ गया होगा। मतलब किसी ने उसको जाके काम किया है और वो एनर्जी लेके ऊपर आ गया। समझ आया? आ जाओ, समझ आया? नहीं आया? अब इस लाइन को पढ़ो। सरफेस मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल। सरफेस की, कहा ना, सरफेस की प्रॉपर्टीज ही अलग है बच्चों। प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन, एनर्जी आ गई। सरफेस की जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बल्क मॉलिक्यूल से ज्यादा तो होती है, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलो अब एक चीज बताओ, इसके पास एनर्जी ज्यादा, अब सुनो प्रोसेस सुनो जल्दी। ऊपर वाले के पास एनर्जी ज्यादा, फोर्स नीचे लग रहा है, नेट फोर्स कहेगा चल मैं आ गया नीचे। नीचे वाला बोलेगा मेरे पे तो नेट फोर्स 0 है, मेरे को कहीं नहीं जाना है, मैं तो स्टेबल हूं। ये कहेगा लेकिन मुझे तो नीचे बुला रहे हैं, चल वापस। इसको ऊपर भेजेगा। कैसे? ये तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आया है, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, ये तो हिलना नहीं चाह रहा था, इसको नेट फोर्स ने नीचे लाया है, ये एनर्जी इसको देता है और ये ऊपर चला जाता है। ये एनर्जी लेके ऊपर चला जाएगा और ये अपनी जगह पे आ जाएगा, नेट फोर्स 0। अब ये जो एनर्जी ऊपर लेके गया, इसकी एनर्जी ज्यादा, अब ये नीचे आएगा नेट फोर्स के लिए, तो इसको देगा वो एनर्जी, ये ऊपर, फिर ये ऊपर, ऐसे होता रहता है। ये माइक्रो लेवल पे बात होती है बच्चों, माइक्रो लेवल पे ये टर्बुलेंस होता है। कभी भी लिक्विड के लिए और आपको जो शांत दिखती है ना, शांत नहीं होती, ऐसे। अब ये हाथ दिख रहा है, आपको लग रहा है सर पागल बना रहे हो क्या? ऐसे कहाँ होता है? भूत थोड़ी है। अरे भूत नहीं, माइक्रो लेवल, बहुत छोटे। जब माइक्रोस्कोप वगैरह से देखा जाएगा तब आपको वो चीज फील होगी कि हाँ कुछ ना कुछ ऐसा मॉलिक्यूल्स का मोशन हो ही रहा है, और हमेशा होता है, नॉन स्टॉप होता ही रहेगा, चाहे कोई सा भी लिक्विड ले लो। फील आ रही है आपको एनर्जी की? सर फील कितनी दिलाओगे, बता तो दो कैसे निकालते हैं। अरे बता रहा हूं बच्चों, फील ले लो पहले, फील बहुत जरूरी है, ठीक। फील आ गया हो तो अपन निकालने का तरीका देख लें। हाँ, मैथमेटिकल वे में भी निकालना है। कैसे आएगा? चलो आओ। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, वही सेम कहानी। ये देखो, मान लीजिए एक फिल्म है और उसके ऊपर एक रखा हुआ है वायर। कौन सा? मासलेस ही रखते हैं सर आप तो, हमेशा रख दो यार, मेरी भी मजबूरी है। आओ, ये एक फिल्म बनी हुई है, ठीक है। चलो समझ आ रहा है, फिल्म बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। इस पे एक जो मासलेस वायर है, सर आपने जो बोला हमने मान लिया, ठीक। मान लीजिए इसकी लेंथ दी हुई है हमें कितनी, x दूरी पे एक हमने एक वायर रख रखा है जिसकी लेंथ है l, ठीक। अब मैं क्या करूंगा, अब इसके ऊपर बच्चों एक तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स होगी ही होगी। क्यों होगी कि नहीं होगी? ये लिक्विड की फिल्म मान लो, सोप नहीं मानो, लिक्विड की फिल्म मान लो, कोई भी एक लिक्विड है उसकी फिल्म बनी हुई। फिल्म कैसे? वही वाली, डुबाया, है ना, आ जाओ। तो इस पे कुछ ना कुछ एक फोर्स तो लगी रही होगी यहाँ पे F,
जो कि सरफेस टेंशन की वजह से लग रही होगी। इसकी सरफेस टेंशन मान लीजिए एस है कुछ, ठीक है, मान लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पे कुछ वर्क किया। क्या वर्क किया मैं बताता हूं आपको। मैंने इसको डेल्टा एक्स डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स। अब सुनो, ये डेल्टा एक्स आपको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है, बाकी डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा किया है मैंने, बहुत छोटा। और इसको मैंने यहां डिस्प्लेस कर दिया इतनी दूरी पे। आ रहा है समझ, फील आ रहा है, इतनी यहां से यहां। कैसे किया ये देखो, इसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं आने दी। कैसे पकड़ा, बिल्कुल हल्के से ऐसे ऐसे ले गया, बिल्कुल हल्के 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 हल्के, काइनेटिक एनर्जी नहीं आने दी। जो भी पूरी चीज आई वो पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो गई उसकी, ठीक। और किसके अगेंस्ट वर्क किया, ये जो फोर्स लग रहा है इतना ही मैं लगाता रहा और हल्का हल्का सा करता रहा। समझ आया। तो इसमें मैंने क्या किया, मान लो एक एक्सटर्नल एजेंट है, मेरा हाथ एक्सटर्नल एजेंट है, ये एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ पे कोई फोर्स एक्सटर्नल लगाई थी मैंने, ठीक है। फील तो आपको आ ही गया। तो मैं क्या बोलूंगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, W। चलो ठीक है, क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ, फोर्स भी यहाँ। फोर्स क्या होगा ये बता दो बच्चों, जल्दी से बता दो। अरे यही तो फोर्स लगेगा जो उसको रोकना चाहता है। अगर इस पे कोई फोर्स अंदर नहीं लग रहा होता तो मैं तो इसको ऐसे ही खींच देता, कोई वर्क ही नहीं करना पड़ता। वर्क क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इसको एक अंदर खींच रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ पे फोर्स क्या आएगा, S इंटू एल। समझ आया। और डिस्प्लेसमेंट तो हमारा डेल्टा एक्स था ही। बोलो समझ आ रहा है। अरे आ रहा है बच्चों समझ में, बिल्कुल आ रहा है। चलो आ जाओ, यहां से आपको डिस्प्लेसमेंट समझ आया। अब सुनो यहां से एक चीज और, ये मैंने एक पोटेंशियल एनर्जी में सेव कर दिया है। किस में सेव कर दिया है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर दिया है। चलो अब ये कैसे होगा पोटेंशियल, वो बताता हूं। सुनो, इनिशियल एरिया क्या था ये बताओ मुझे, इनिशियल एरिया क्या था, ए इनिशियल एक्स इंटू एल, एल एक्स लिख दूं, अरे सही तो है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। फाइनल एरिया क्या हो गया, क्योंकि बढ़ गया ना, देखो कितना हो गया, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और सर लेंथ तो उसकी एल ही है, कोई बात नहीं, आपसे हमने कुछ बोला नहीं बोला, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ कितना दिख रहा है आपको ये बताओ जल्दी से मुझे, एल एक्स प्लस डेल्टा एक्स एल लिख दिया मैंने, इसको ओपन कर दिया, माइनस ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल करोगे चेंज के लिए एल एक्स, क्या ये कैंसिल होगा, तो डेल्टा ए कितना आ गया मेरा, एल डेल्टा एक्स। बोलो समझ आया। चलो सर चेंज इन एरिया आ गया हमारा, क्या ये चेंज इन एरिया रख सकता हूं मैं यहाँ पे एल डेल्टा एक्स की जगह पे, बिल्कुल रख दीजिए, आपकी मर्जी, आप दुनिया घुमा दीजिए। और यही वर्क डन हमारा पोटेंशियल एनर्जी में सेव हुआ है पूरा, क्यों, क्योंकि मैंने उसको बहुत धीरे से वर्क कराया, बहुत धीरे से, कि पोटेंशियल की जगह काइनेटिक में जाए ही ना। तो एस एल डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा ए। बच्चों ये होती है सरफेस एनर्जी, सरफेस एनर्जी। ये जो डेल्टा यू आया है ये है सरफेस एनर्जी। बोलो समझ आया, ला ला ला, आया समझ में, बिल्कुल समझ आया, बोलो आया समझ में। न्यूमेरिकल करने वाले हैं, मैंने देख लिया कौन सा आ रहा है, चलो आ जाओ। आया, सरफेस एनर्जी समझ में आई। चलो इसकी अगर आप नॉर्मल से एक न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूं अभी के लिए, ठीक। तो चलिए क्या कर सकते हो, इसकी जगह सोल्व फिल्म बनवा लो, आपको एस की वैल्यू दे देगा वो, ठीक है, एल दे देगा, एक्स दे देगा, मान लीजिए डायरेक्ट एनर्जी पूछ सकता है आपसे, कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, डायरेक्ट एनर्जी पूछ सकता है ना। अगर इसकी, अब देखो सुनो एक चीज और सुन लो यहाँ पे जल्दी से, जरूरी थी, यहां तो मैंने लिक्विड फिल्म की बात करी है, जब भी मैं सोप फिल्म की बात करूंगा, सोप फिल्म, सोप में बच्चों क्या होता है ना, सोप थोड़ी मोटी मानी गई है, अब ये हमारी फिजिक्स में है, कुछ कुछ चीजें टर्म्स है, मानी गई कैसे, देखो ऐसी ही फिल्म होती है लेकिन उसकी कुछ मोटाई होती है, मोटाई देखो ऐसे फील कर लो इसको, ऐसे 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 ऐसे, और ये ऐसे तान दिया मैंने, देखो ये कुछ इस टाइप की फिल्म होती है उसकी, किसकी, ये होती है हमारी सोप की फिल्म। तो जब भी आपसे सोप बबल बोले, सोप फिल्म बोले, कुछ भी बोले, ये मान लीजिए आपको उसका डबल लेना है। अब क्या डबल लेना, ये देखो सुनो मेरी बात, अभी हमने क्या किया, यहाँ पे एक फोर्स लगा रहे थे, कि एक्सटर्नल फोर्स को किसके बराबर किया अपन ने, नॉर्मल एफ के बराबर किया, है ना।
लेकिन इस केस में क्या होगा बच्चों पता है, ये आपको देखो मैंने मोटा इसलिए दिखा दिया क्योंकि आपको दिखना चाहिए, लेकिन ये भी माइक्रोस्कोपिक लेवल की बातें हैं तो इतनी मोटा नहीं दिखता है। लेकिन इसकी 2 लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स। एक लेयर ये जो एक सरफेस टेंशन लगा रही होगी, कौन सी, ये देखो फील देखो, बच्चे यहाँ गलत करते हैं, देखो एक ये लेयर होगी और एक ये नीचे वाली लेयर भी तो होगी, और एक एरिया ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ठीक, अगर इसका कोई क्वेश्चन आ जाता तो पता है आप क्या करते, चेंज इन एरिया में क्या करते, इनिशियल एरिया पता है क्या लेते, 2L लेते, 2L। यहाँ पे आप 2L का इंटू करते, क्यों, ऊपर का एरिया LX और नीचे का एरिया LX। बात समझ आ रही है, 2LX, यहां भी 2 का इंटू करते है ना, और इसमें आप कुछ भी नहीं करते, क्यों नहीं करते, कोई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो वही लग रहा है ना। आ गया समझ में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारा IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस r इक्वल्स टू 10 की पावर -2 मीटर हैविंग सरफेस टेंशन s इक्वल्स टू 0.1। ओके ओके, चलो इतना अच्छा क्वेश्चन आया ना, मजा आ जाने वाला है आपको, बहुत मजा आ जाने वाला है। देखो एक लिक्विड की ड्रॉप है, उसका रेडियस हमें दिया गया है, ठीक है, और उसकी सरफेस टेंशन हमें दे दी है, ठीक। अब हमसे बोला गया है इस लिक्विड की ड्रॉप को उसको के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में तोड़ दिया गया है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखो, जल्दी दिखते जाओ। एक ये स्फीयर है जिसका रेडियस हमें दिया गया है, इसको मैं कैपिटल R मान लेता हूं, अभी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं, इसको मैंने के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में तोड़ दिया, के आइडेंटिकल ड्रॉप्स में तोड़ दिया है, ठीक है। चलो मान लो एक की रेडियस क्या होगी, स्मॉल r, एक हर किसी की रेडियस स्मॉल r मान ली मैंने, ठीक है, और k टाइम्स ड्रॉप्स में तोड़ा हुआ, मतलब k गुना ड्रॉप्स में तोड़ दिया। इन दिस प्रोसेस द टोटल चेंज इन सरफेस एनर्जी इज डेल्टा यू, हमें दिया है 10 की पावर -3 जूल। अगर k हमारा कुछ इस टाइप का आ रहा है, k इक्वल टू 10 की पावर p, देन द वैल्यू ऑफ p हमसे पूछा गया है बच्चों, पूछा गया है। क्या इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, क्या ये क्वेश्चन बना लोगे आप लोग, बिल्कुल बना लेंगे सर। हमें डेल्टा यू क्या पता था बताओ, डेल्टा यू इक्वल्स टू एस डेल्टा ए होता है, ठीक, सुनना, एस डेल्टा ए होता है। हमें एस की वैल्यू तो दी हुई है, ये दी है, हमें डेल्टा ए निकालना है, इसमें भी इजीली निकाल लोगे। बताओ इनिशियल एरिया, मतलब इसका एरिया क्या होगा बताओ, इनिशियल एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, बहुत सही। ये फाइनल क्या होगा, k टाइम्स ड्रॉप को तोड़ा, k टाइम मतलब टोटल कितनी है, एक का क्या होगा बताओ, 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, और ये कितनी है, k टाइम। क्या समझ आया, तो यहां से डेल्टा ए में क्या लिख दूंगा, AF माइनस AI, तो AF क्या लिखूंगा, k टाइम्स 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। बोलो सही है, तो यहां से मैं ये लिख दूं 4 पाई के R स्क्वायर माइनस कैपिटल R स्क्वायर। बोलो सही है, ये मेरा डेल्टा ए आ गया। अब सुनो, यहां से सर R कैपिटल R की तो वैल्यू दे रखी है, लेकिन सर स्मॉल r नहीं पता, आप कैसे बताएंगे, नहीं आ पाएगा ना। अब सुनो, यहाँ पे एक चीज जरूर लगेगी, जो चीज आपको दिमाग लगानी पड़ेगी। कैसी लगानी पड़ेगी भाई, इसका जो वॉल्यूम है, अरे एक बात बताओ, मंदिर में मैं गया 20 किलो का लड्डू ले गए, 20 किलो का एक लड्डू लेके गया और मेरे को बांटना है सबको, और मान लो वहां पे 100-200 बच्चे आ गए, तो मैं क्या करूंगा, उस लड्डू में से ये हाथ मारा, निकाला, ये लो ये लो ये लो, और लड्डू खत्म हो जाएगा, 200 बच्चों में बढ़ गया। क्या जितना वॉल्यूम लड्डू का था पूरा का पूरा मैंने बच्चों में बांट दिया, तो क्या वॉल्यूम में अंतर आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब इनिशियल वॉल्यूम कितना है इसका, 4/3 पाई R क्यूब इजिकल्स टू फाइनल वॉल्यूम, कितनी ड्रॉप्स हैं, k ड्रॉप्स हैं, और एक का कितना है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। बोलो सही है, यहां से आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दूं, बिल्कुल कर दीजिए सर, तो यहां से r क्यूब कितना आ गया, k टाइम्स स्मॉल r क्यूब, ठीक है। इसको मैं अगर पावर को 3 से डिवाइड कर दूं तो r इक्वल्स टू k की पावर 1/3 स्मॉल r हो गया, तो यहां से r कितना आ गया, स्मॉल r, r अपॉन k की पावर 1/3।
बोलो समझ आया, बोलो समझ आया अच्छे से। अरे आया कि नहीं? अच्छा आप लोग कैसे बोलोगे, आप तो कमेंट सेक्शन में ही बोल पाती हो, कोई बात नहीं। चलिए यहां से आर की वैल्यू आ गई, उठा के यहां रख दो तुरंत। तो डेल्टा ए कितना आ जाएगा मेरा 4 पाई, के की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, लेकिन स्मॉल आर की मुझे पता लग गई। अगर इसका स्क्वायर कर दूंगा तो आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करूंगा तो के की पावर 2/3 माइनस आर स्क्वायर। समझ आया? चलो इसको यहां देखो, तो डेल्टा ए मेरा कितना आ जाएगा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो सर, 4 पाई आर स्क्वायर, के की पावर 1 तो कितना हो जाएगा के 1 माइनस 2/3 माइनस 1। तो यहाँ से डेल्टा ए मेरा जो निकल के आ रहा है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के की पावर 1/3 माइनस 1। ठीक, अब देखो डेल्टा यू दिया हुआ था, देखो क्वेश्चन खत्म हो गया। डेल्टा यू मुझे पता है 10 की पावर, देखो यहां कर रहा हूं मैं, डेल्टा यू कितना है 10 की पावर -3 इक्वल्स टू एस कितना दिया है, देखो क्वेश्चन देखो कितना अच्छे से दे रहा है आईआईटी, 4 पाई 0.1 अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा ए लिख दो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर के की पावर 1/3 माइनस 1। बोलो समझ आया? हाँ सर आ गया समझ में, आगे करो आप यार। चलो लो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर दूं, ठीक है कर दीजिए, 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 10 की पावर -1। आर की वैल्यू बताओ, -2 10 की पावर इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा स्क्वायर सॉरी, तो के 1/3 माइनस 1। ठीक, ठीक है। चलो ये 3 है, तो एक तो ये कट जाएगा और इसके 2 कट जाएंगे, तो ये 2 बचेगा। ठीक है, तो यहां से अब क्या करेंगे अपन लोग, आगे बढ़ते हैं इसको। तो यहां से क्या आ जाएगा 10 की पावर -2, ये देखो ये कैंसिल आउट हुआ, ये 2 पावर बची है, 2 यहाँ पर आ गई, के की पावर 1/3 माइनस 1। चलो तो ये कितना हो जाएगा, के की पावर 1/3 इक्वल्स टू 100 प्लस 1। ठीक, और के कितना दिया हुआ था हमें, 10 की पावर p दिया हुआ था, चलो उसको अभी लिख देंगे। तो k इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 101 हो गया। ठीक है, इसको अप्रॉक्सीमेटली 100 ही मान लो, एक बढ़ने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पे k लिख देना जल्दी से, क्या करोगे, k कहाँ गया k हमारा, ये रहा, k 1/3 इजिकल्स टू 10 का स्क्वायर। अब सुनो बच्चों, अगर लॉग आता हो तो लॉग कर दो, यहाँ पे दोनों साइड अगर लॉग ले लोगे, यहाँ पे लॉग कौन सा, बेस 10 वाला, इधर भी लॉग ले लो, इधर भी लॉग ले लो जल्दी से, कौन सा, बेस 10 वाला, बेस 10 का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 लॉग बेस 10 के, और ये क्या हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, और लॉग 10 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका इंटू कर दो यहाँ पे, तो लॉग 10 के कितना हो गया हमारा, 3 × 2 6, और एक के की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 की पावर 6। बोलो यहाँ से कुछ दिख रहा है, k इक्वल्स टू 10 की पावर 6, k इक्वल्स टू 10 की पावर p, तो यहाँ से आप बोल दोगे देयरफॉर सर p इक्वल्स टू 6। बोलो समझ आया, कितना प्यारा क्वेश्चन था, समझ आया? चलो ये क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वो है एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। एक लिक्विड ड्रॉप के अंदर एक्सेस प्रेशर की बात कर रहे हैं, वो क्या होता है, आओ यहाँ पे ध्यान से देखो। मान लो एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, एक लिक्विड की ड्रॉप है, और ये रही, ये लिक्विड है, ठीक है। चलो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा इस लिक्विड ड्रॉप के अंदर, है ना, इसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, और बाहर की वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। मान लीजिए बाहर की वजह से जो प्रेशर है वो है P आउटवर्ड बोल देते हैं, ठीक है। प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है, ठीक है, मैंने फोर्स का डायरेक्शन दिखा दिया। आधे बच्चे बोलेंगे सर प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता, क्या बोल रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और अंदर से जो प्रेशर लग रही होगी वो क्या लग रही होगी, प्रेशर की वजह से जो फोर्स है ना, P इनसाइड। चलो ठीक है, बोला तो आपको क्या लग रहा है, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम है ना, मतलब इसका शेप चेंज हो ही नहीं रहा है ना। तो उसके लिए आप क्या बोलोगे कि अगर इक्विलिब्रियम में हो तो क्या बोलोगे, नेट फोर्स 0, मतलब यहाँ का प्रेशर यहाँ के प्रेशर के बराबर होना चाहिए, तभी नेट फोर्स 0 हो जाएगा। समझ आया? लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप एक चीज़ भूल गए,
सरफेस की क्या प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन भूल गए आप, हाँ, एरिया को मिनिमाइज करने के लिए। तो हर जगह से क्या लगाएगा, एक इनवर्ट भी तो फोर्स लग रहा होगा बच्चों, किसकी वजह से, सरफेस टेंशन की वजह से लग रहा होगा, एक इनवर्ट फोर्स लग रहा होगा। और इनवर्ट फोर्स लग रहा होगा तो यहाँ से हमें क्या फील आ रहा है, यहाँ से हमें क्या फील आ रहा है, ये पी इनिशियल ज्यादा होगा, इनिशियल मीन्स इनसाइड, तो पी इनसाइड ज्यादा होगा पी नॉट से। आया समझ, मतलब अंदर का प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, कितना एक्सेस में होता है वो अभी हम आपको बता देते हैं। ये फील आया कि नहीं आया, हमको अभी क्या लग रहा था कि बाहर का जो प्रेशर है वही अंदर से लग रहा है इक्विलिब्रियम में, नहीं, लेकिन एक जो सरफेस टेंशन जो लग रही है अंदर की तरफ लग रही है ना, वो अपने एरिया को कम करना चाहता है, मिनिमम सरफेस एरिया, तो उसकी वजह से अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही होगी। तो यहाँ पी नॉट मतलब पी आउटसाइड, जो आउटसाइड का प्रेशर है उसकी वजह से फोर्स, प्लस एक सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लग रही है, वो इसको बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब पी इनसाइड वाला ज्यादा है ना, और कितना ज्यादा प्रेशर है वो निकल के आता है जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड वो आएगा 2s/r। अब ये कैसे आता है उसका डेरिवेशन है, उसको अपन सरफेस एनर्जी की जो हमारी डेफिनेशन या थ्योरम निकाली है उससे अपन प्रूव करेंगे इसको कैसे आया है, वो अपन देख लेते हैं, ठीक है। और यही अगर सोप बबल होता बच्चों पता है तो क्या हो जाता आंसर, 4s/r। अगर ये सोप बबल होता तो क्या होता है यहाँ पे, सोप बबल। मैंने बताया आपके लिए सोप के लिए हमारी फिजिक्स में अलग से एक चीज बोली गई है कि उसके पास 2 लेयर्स होती है, मोटा होता है, ठीक है, थोड़ा सा। चलो आप इसकी डेरिवेशन की बात करते हैं, सरफेस एनर्जी मेथड से इसके डेरिवेशन की तरफ देखेंगे। हम क्या बोलेंगे, हम मान लेते हैं वही सेम चीज, एक हमारे पास लिक्विड की ड्रॉप है, मैंने नहीं बोला सोप की, लिक्विड की ड्रॉप है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस है r। अब इसके ऊपर एक बाहर से प्रेशर लग रहा होगा, लेकिन हमें भी पता है कि अंदर का प्रेशर ज्यादा है। अभी देखा आपने, देखो अंदर का प्रेशर ज्यादा है, दिख रहा है अंदर का प्रेशर ज्यादा, ये रहा, ये दिख रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादा फोर्स लगेगी, तो ये कुछ ना कुछ आगे बढ़ जाएगा, मतलब इसका एरिया बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इसमें जो चेंजेस आए वो r से r प्लस डेल्टा r, इसका रेडियस चेंज हो गया, तो ये कुछ इस टाइप से चेंज हो जाएगा। मान लो चेंजेस बहुत छोटे हैं बच्चों, डेल्टा r बहुत छोटा है, लेकिन हमने देखने के लिए इसको बोल दिया ऐसा, कितना, डेल्टा r। बोलो समझ आया, आ गया समझ। चलो अब इस प्रेशर ने जो कुछ वर्क किया होगा सॉरी, इस प्रेशर ने जो कुछ वर्क किया होगा इसके ऊपर, किसके ऊपर, इसका एरिया बढ़ाने के लिए, वो क्या होगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में सेव हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब प्रेशर की वजह से वर्क क्या होगा, ये देख लो, वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स, क्या लिखेंगे, प्रेशर फोर्स, वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा भाई, वर्क जो करेंगे वो क्या होगा, फोर्स कौन सा, अंदर की तरफ से जो लग रहा है वो ज्यादा है, और आउटसाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डेल्टा आर का। बोलो सही है, बिल्कुल सही है सर, ठीक है। ये फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, अंदर वाले प्रेशर की वजह से, पी इनसाइड, और इसका एरिया क्या होगा, 4πr²। बोलो सही है, बिल्कुल सही है। आउटसाइड वाले के लिए क्या लगेगा, आउटसाइड वाला प्रेशर, और इसका भी एरिया 4πr²। बोलो समझ आया। और ये पूरे में डेल्टा आर का इंटू हो ही रहा है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां से वर्क डन कितना करेगा ये प्रेशर फोर्स, बोलो, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड 4πr² इंटू डेल्टा आर। ठीक, एक चीज तो मैं ये निकल के आई बच्चों, क्या चीज, ये एक आएगा हमारा सरफेस एनर्जी मेथड से। सरफेस एनर्जी क्या बोलता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है हमारा, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। इसका सरफेस टेंशन हमें दे रखा है, मान लीजिए S, हर लिक्विड का अलग अलग होता है ना, तो उसका दे रखा है, ठीक है। तो डेल्टा यू यहां से हम क्या बोलेंगे, S इंटू चेंज इन एरिया। अब ये बताओ इनिशियल एरिया कितना था हमारा, इनिशियल एरिया यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए इनिशियल क्या लिखूंगा, 4πr²। बिल्कुल सही सर। और फाइनल कितना हो गया, अब तो रेडियस बढ़ गया ना, r प्लस डेल्टा आर, तो 4πr प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर। बोलो सही है, सही है। तो डेल्टा ए कितना होगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। बोलो सही है। तो डेल्टा यू यहाँ से क्या आ जाएगा, S, ए फाइनल क्या लिख दूंगा, 4πr
आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब डेल्टा यू अब तो कर ही दोगे ना यार बच्चों, 4 पाई अभी भी नहीं कर पाएंगे सर, आप ही कराओ, आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो जल्दी, 2r डेल्टा आर माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। ये देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया। एक चीज और, डेल्टा आर का स्क्वायर जो आ रहा है उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, टेंड्स टू 0। क्यों भाई, डेल्टा आर ही बहुत छोटा है, डेल्टा आर ही बहुत छोटा है, उसका स्क्वायर कर दोगे तो और छोटी क्वांटिटी आ जाएगी, है ना, उसको नेग्लेक्ट कर दोगे वहां से। तो यहां से आपका क्या निकल के आएगा, डेल्टा यू 4 पाई एस 2r डेल्टा आर। तो यहां से डेल्टा यू आपका कितना आ गया, 8 पाई एस आर डेल्टा आर। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो वर्क डन किया है बहुत धीरे धीरे से किया होगा, काइनेटिक एनर्जी तो नहीं आई, ये पूरा पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो गया होगा। तो ये जो वर्क डन किया है वो किसके बराबर होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। बताइए, कर दो बराबर, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर इज इक्वल्स टू 8 पाई एस आर डेल्टा आर। बोलो समझ आया, आ गया होगा। डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया, एक आर से एक आर कट गया, और जो 4 पाई से 8 पाई 2 टाइम्स चला गया। बोलो कितना बचा, इसको चेंज इन प्रेशर लिख दूं, डेल्टा पी, जो कि हमारा एनसीईआरटी भी ऐसे ही बोलता है कि नहीं बोलता। चलो दोनों वे में लिखते हैं अपन इसको, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, जिसको अपन डेल्टा P बोलते हैं, वो कितना हो जाएगा, 2s होल अपॉन r। ठीक है, बोलो समझ हुआ, क्लियर हुआ, एक्सेस प्रेशर क्या होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर बच्चों इसी को मैं सोप बबल बोल देता, अभी तो मैंने इसको क्या बोला था बताओ, लिक्विड बबल बोला था इसको, लिक्विड बबल। अगर यही बात मेरी सोप बबल की हो जाती ना, सोप बबल, तो क्या लिखूंगा, फॉर सोप बबल। देखो यहां पे लिख देता हूं, और यहां पे छोटा सा एक चेंज करना पड़ेगा, आपका पूरा यही अप्लाई करोगे आ जाएगा, डेल्टा पी जो आएगा वो 4s ओवर आर आएगा। सुनो क्या चेंज करोगे, यहां पर एरिया में 2 का इंटू होगा। क्यों होगा बताओ, क्यों होगा, अरे दो लेयर बताया था अभी स्टार्टिंग में, थोड़ी सी मोटी, इसका एरिया डबल रख दो, ये डबल हो जाएगा 4s ओवर आर। ठीक, अब इसके क्वेश्चंस आते इजीली बोल सकते हो, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, रेडियस इतना दिया हुआ है, बताओ एक्सिस प्रेशर। सोप बबल बोले तो 4s कर देना, है ना, नॉर्मल लिक्विड लेयर बोले तो डायरेक्ट कर देना। समझ आया, आ गया होगा बच्चों, बिल्कुल आ गया होगा। अपन अपने चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारा कॉन्टैक्ट एंगल आ गया। कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, इसको देखते हैं अपन जल्दी से कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है। ठीक, चलो हमने क्या किया, देखो पहले मैं आपके लिए बना देता हूँ, एक बीकर ले लो यहाँ, ठीक है, और इस बीकर के ऊपर एक ऐसे, चलो ठीक है, लिक्विड डला हुआ है, ठीक है, कोई भी लिक्विड जिसकी कुछ ना कुछ डेंसिटी होगी, जिस ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होगी, ठीक है। और इसके ऊपर हमने क्या किया है, एक ग्लास रख रखा है, ग्लास नहीं है, कैसा वाला ग्लास है, ग्लास का ट्यूब है बच्चों, उसको हमने ऐसे रख रखा है, ऐसे, ठीक है, बहुत पतला है ये, बहुत पतला, आपको दिख रहा है मोटा, बहुत पतला। तो एक बार में तो क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ लिक्विड की लेयर आ रही है, वो कुछ ऐसी आएगी, कैसी आएगी, ऐसी ऐसी, दिख रहा है कुछ मैं क्या बना रहा हूं, कुछ कॉनकेव जैसा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ये चीज, हाँ बिल्कुल सही। एक इसके बगल में सेम डायग्राम में ऐसा फिर बना रहा हूं आपके लिए, उसमें क्या कर दूंगा, बिल्कुल सही समझ रहे हो आप लोग, अरे समझदार हो गए हो यार आप लोग तो यार। अब आधे बच्चे बोल रहे होंगे सर बीकर भी बनाना नहीं आता आपको, टेढ़ा टेढ़ा बीकर बना दिया है। अरे लो यार सही कर देते हैं, इतना भी नहीं होता क्या, आ जाओ, टेंशन नहीं है, सीधा ही बना देंगे, लो ठीक। चलो इसके अंदर ही हमने क्या किया, ग्लास की पतली सी एक ट्यूब डाल दी, ठीक, ये डाल रखी है। चलो, और इसमें क्या देखा हमने कि कुछ ना कुछ ऐसा शेप आ रहा है, कैसा, ऐसा, ऊपर की जो लेयर है, दिख रहा है, समझ आ रहा है कुछ,
देखो जो कॉनकेव जैसा दिख रहा है, ये कॉन्वेक्स जैसा दिख रहा है मेरे को। अब कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है बच्चों? कॉन्टैक्ट एंगल होता है टेंजेंट। एक तो वाटर जो है हमारा, वाटर या लिक्विड से एक टेंजेंट बनाएंगे, और एक हम सॉलिड क्या, हमारा ग्लास ट्यूब से टेंजेंट बनेगी। कहां पर? उनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। कैसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से क्या बनाएंगे? टेंजेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? देखो टेंजेंट बनाएंगे। किस पे? यहां पे ट्यूब पे और इस पे। अब सुनो कैसे बनाएंगे, ये देख लो पहले। एक तो ये लिक्विड की लेयर है, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये दिख रहा है आपको? मेरे को तो यही दिख रहा है। देखो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है मेरे को। ये रहा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इसका। ठीक, चलो। एक लिक्विड की लेयर की वजह से टेंजेंट कैसी बनेगी? कुछ ऐसी बनेगी बच्चों। देखो मैं सही बना रहा हूं, बिल्कुल सही बना रहे हो, ठीक है। लेकिन ये अवे फ्रॉम द ट्यूब बनेगी, अवे फ्रॉम द ग्लास ट्यूब बनेगी। याद रखना इस चीज को। तो इसको मिटा के मैं फिर से बनाऊंगा। और अवे फ्रॉम द ग्लास ट्यूब कैसे बनेगी? देखो कुछ इस टाइप से, इस तरफ को डायरेक्शन देखो, अवे फ्रॉम द ग्लास ट्यूब दिख रहा है, बिल्कुल सही है। और एक टेंजेंट कहां बनाऊंगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, सॉलिड पे, ग्लास पे। तो दूसरी टेंजेंट कैसी बनेगी? ऐसी बनेगी। और ये कहां बनेगी? इसकी डायरेक्शन कहां होगी? लिक्विड की तरफ। ये देखो, बोलो समझ आ रहा है? इस पे टेंजेंट पॉइंट पे, कहां पे? लिक्विड की तरफ, ठीक है, ग्लास से टेंजेंट। ये जो एंगल होता है बच्चों, ये होता है हमारा कॉन्टैक्ट एंगल। समझ आया? इसके लिए बता दोगे, इसके लिए बता दो, कैसे बताओगे? एक तो सर ये आएगा अवे, और इसके लिए लिक्विड की तरफ ये, तो इसके लिए एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। अब ये बताइए क्या ये वाला थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है? बिल्कुल है सर। क्या ये थीटा लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है? ये वाला थीटा लेस देन 90 डिग्री दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है सर। ठीक, अब ये शेप ऐसा क्यों आता है, क्या होता है, ये सारी बातें कर लेते हैं। ये चीज जो बन रही है वो क्या है? ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये क्या है? मेनिस्कस। इसको मेनिस्कस बोलते हैं। ठीक, चलो। अब ये ऐसा आया क्यों, क्या होता है? ये हमारे लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, अलग अलग लिक्विड की। ये जो कॉन्केव शेप आता है ना, ये इम्प्योर की वजह से आता है। किस इम्प्योर की? इम्प्योर वाटर। और भी हो सकते हैं, कोई वो नहीं है। इम्प्योर वाटर की वजह से आता है। और अगर मरकरी है तो ऐसा आता है शेप, मरकरी के लिए। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है वो देख लेते हैं अपन। ठीक है, ऐसा होता क्यों है? इम्प्योर वाटर है और ये मरकरी के लिए ऐसा आता है। ये ऐसा कॉन्टैक्ट एंगल क्यों आया है? सुनो, एक बात बताओ, हमने सरफेस टेंशन के बारे में तो देखा, क्या देखा? कि वो सरफेस एरिया मिनिमम रखना चाहता है, बिल्कुल चाहता है। अब सुनो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्लास की ट्यूब बना रही हूँ। एक ग्लास का सरफेस है, यहाँ से मैंने एक वाटर की ड्रॉप गिराई। कौन से वाटर की? इम्प्योर वाटर की, और एक मरकरी की गिराई। तो मैंने शेप देखा, कुछ इस टाइप का शेप बनता है। किसका बनता है? इस टाइप का शेप देखा, किसका बनता है भाई? वाटर मॉलिक्यूल का। और मरकरी का सीधा ऐसा रह जाता है। ऐसा क्यों हुआ? याद करो, मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी फोर्सेस के बारे में। कौन सी? कोहेसिव और एडेसिव। ये क्या होती थी? कोहेसिव, जो मॉलिक्यूल के बीच में लगे। कौन से? सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक, और ये क्या होता था? एडिसिव, डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। बोलो समझ आया? अब सुनो, यहां पर क्या हुआ? ये फैल गई, वाटर की जो ड्रॉप है वो फैल गई। क्यों फैल गई पता है? क्योंकि यहां पर एक चीज देखी गई कि यहां पर जो फोर्स ग्लास, वाटर और ग्लास के बीच की जो एडिसिव फोर्स है वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू वाटर की कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो ग्लास के मॉलिक्यूल्स ने खींच लिया उसको, और ये ज्यादा नहीं खींच पा रहे हैं, तो वो फैल गई। लेकिन मरकरी के केस में आपने क्या देखा, मरकरी तो भाई अपना लेजेंड है। ठीक है, मरकरी के केस में आपने क्या देखा? यहां पे जो मरकरी जो फोर्स है ना, मरकरी कौन सा? कोहेसिव फोर्स, वो ज्यादा होता है मरकरी ग्लास, मतलब एडिसिव फोर्स है। इसीलिए मरकरी उसको नीचे आने ही नहीं देता, ये ग्लास इसके मॉलिक्यूल्स को खींच ही नहीं पाता।
एज कंपेयर टू मरकरी। मरकरी उसकी फोर्स ही इतनी ज्यादा, ये क्या खींचेगा, वो वैसे ही पकड़े बैठा है मॉलिक्यूल को। तो ये वाली फोर्स, अब ये कैसे बना ये कॉन्टैक्ट एंगल, अब देखो इसकी फील बताता हूँ आपको। सुनना, ये कॉनकेव कैसे आया, कॉन्वेक्स कैसे आया, ये आपको समझ आ रहा नहीं होगा, अभी आप सोच रहे हो ये कैसे आया। ये चीज याद रखो जो मैंने अभी बोला। ये क्यों बना, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल और ग्लास के बीच की फोर्सेस ज्यादा थी एज कंपेयर टू वाटर वाटर मॉलिक्यूल, इसलिए खींच लिया ग्लास ने। और यहाँ पर मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की, जो मरकरी के मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू मरकरी और ग्लास के। समझ आया, तो इसको इसने गिरने ही नहीं दिया। अब सुनो कॉन्टैक्ट एंगल कैसे आया ये देखो जल्दी। ठीक, इसकी फील आ जा रही है आपको। सुनो, ये देखो मेरा एक बीकर बना, एक ही से समझाऊंगा, एक ही से समझ आ जाएगा। देखो, ठीक, हमने क्या किया था, लिक्विड बनाया था। चलो मैं लिक्विड बना देता हूं फिर से आपके लिए। अब ऐसा शेप क्यों आया वो आपको फील आएगा, देखो। और मेनिस्कस ऐसा क्यों बना वो भी फील आ जाएगा आपको। ठीक, अब सुनो, यहां पे मैंने क्या डाल दिया, अपना एक ट्यूब डाल दिया, कौन सा, ग्लास का डाल दिया। ये पतला होता है, रियल में पतला होता है, लेकिन आपके लिए थोड़ा बड़ा दिखाया है। चलो, हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला था, कुछ ऐसा शेप आता है इसका। कैसा शेप आता है, कुछ ऐसा। कॉनकेव की बात कर रहे हैं, ऐसा। चलो ठीक है, मान लिया। अब सुनो मेरी बात, यहां पर इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये, ठीक है, यहीं की बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की। चलो, यहां पर जो वाटर वाटर, या यहां पर क्या मान लिया आपने, वाटर मान लिया, कौन सा, इम्प्योर वाटर। ठीक है, यहां पर जो वाटर वाटर मॉलिक्यूल के बीच का फोर्सेस होगा वो इसको कहां नेट फोर्स लग रहा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसा बोलो, सही है, लग रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, एफ वाटर वाटर, देखो आपको फील आएगा, ये लिखूंगा, ठीक है। और एक कॉन्टेक्ट से कौन सा टेंजेंशियल लग रहा होगा, ये वाला खींच रहा होगा इसको। कौन सा खींच रहा होगा, ग्लास वाला। कहां खींच रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ये क्या लग रहा होगा, वाटर और ग्लास का। अब सुनना मेरी बात, नेट फोर्स कहां होगा ज्यादा, मुझे बताओ, नेट फोर्स ज्यादा कहां होगा, वाटर ग्लास होगा या वाटर वाटर होगा। अभी आपको बताया था, देखो यहाँ पे वाटर ग्लास का फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर वाटर, तभी ये ग्लास से चिपक गया। यहां पर नेट फोर्स जिसकी तरफ होता है उसकी तरफ एंगल होता है। अरे ये चीज तो आपको पता है ना, कि अगर दो एंगल ऐसे हैं, एक ऐसा बना एक ऐसा बना, ये ए है ये बी है, तो अगर ये फोर्स ज्यादा है, ए इज ग्रेटर देन बी है, तो जो नेट फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो ए की तरफ आएगी। ये चीज तो पता है ना, ये एफ नेट, ठीक है। तो यहां से आप क्या देख के बताओगे कि नेट जो डायरेक्शन आएगी वो किस डायरेक्शन में आएगी, बच्चों सच बताना, इसकी तरफ आएगी कि नहीं आएगी, कुछ ऐसी। ये मान लो एफ नेट है, ठीक। अब सुनो, पहला लेक्चर फ्लूइड का क्या बताया था, सरफेस जो होती है, सरफेस फ्लूइड की सरफेस, वो नेट फोर्स के परपेंडिकुलर होती है। देखा, पहला लेक्चर और आखिरी टॉपिक आने वाला है और बातें मिक्स हो रही हैं। ये लो परपेंडिकुलर सरफेस, ये लो, ऐसा ही कुछ बनेगा। अरे नेट फोर्स को थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं यार। आप भी बोलोगे सर फील नहीं आ रहा, कैसी बातें कर रहे हो। लो, आपको भी तो फील आना चाहिए मस्त सा। ये लो, ये लो एफ नेट, क्या ये आपको परपेंडिकुलर जैसा फील हो रहा है। और यही सरफेस बन रही है, देखो लिक्विड की ऐसी, ये रही टेंजेंट। आया फील, आया, समझ आया तो ऐसा क्यों बना। हाँ, उनके मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्सेस पे डिपेंड करता है कि शेप कॉनकेव होगा या कॉन्वेक्स होगा। और एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होता है इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल। कौन सा, देखो जल्दी देखो, यहाँ पर देखो, येलो लाइन से बना दूंगा। एक तो ये अवे फ्रॉम द ग्लास और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये होगा इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट, जो हमने पीछे अभी देख लिया। ठीक, ये चीज समझ आ गई। अब हम देखेंगे कैपिलरी राइज क्या होता है और कैपिलरी डिप्रेस क्या होता है, और उसके बाद उसकी बात करेंगे किसकी, कैपिलरी एक्शन की बात करेंगे। कैपिलरी राइज, जैसे इम्प्योर वाटर होता है ना, उसके लिए कॉनकेव बनता है सरफेस, तो उसमें राइज हो जाता है, उसमें राइज हो जाता है। और जिसकी डेंसिटी या फिर उसकी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसके लिए नीचे चला जाता है फ्लूइड, तो वो क्या हो जाता है, हमारा कैपिलरी डिप्रेस हो जाता है। अब हमारी केस में कैपिलरी राइज की बात है, तो सुनो, अब कैपिलरी एक्शन पे आ जाओ कि एक्शन क्या है, ये कैसे कैसे क्या हुआ वो देखते हैं। चलो, मान लो एक ये ट्यूब है, मान लीजिए एक ये ट्यूब बना है हमारा, ठीक, ये बनाया, देखो मैंने ट्यूब ये ट्यूब बना है मेरा, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक लिक्विड भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी कुछ सिग्मा है, ठीक है, या रो है, रो डेंसिटी इसकी। अरे लिक्विड भरने में टाइम लग रहा है सर आपको, अरे नहीं लगेगा यार, वेट करो,
चलो लिक्विड आ गया हमारा, ठीक। अब क्या हुआ, इसके अंदर मैंने एक ग्लास की क्या डाली, एक ट्यूब डाल दी, ठीक है, ये डाल दी मैंने ग्लास की ट्यूब। और मैंने क्या देखा, क्या देखा कि राइज कर गया। कैसे राइज कर गया, इसके ऊपर लिक्विड कुछ ऐसे राइज कर गया, समझ आया, कुछ ऐसे राइज कर गया इसके ऊपर लिक्विड, ठीक। और शेप कैसा आया इसका, ऐसा आया, इम्प्योर वाटर मान लो, ठीक, राइज कर जाएगा, ठीक, समझ गए। और शेप कैसा आया, कुछ इस प्रकार का आया शेप, ठीक, समझ आया, कुछ इस टाइप का शेप आया। चलो अब सुनो मेरी बात, अब सुनो, कुछ इस टाइप का शेप आया, कॉनकेव जैसा शेप दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। अब सुनो, क्या यहाँ का प्रेशर की अगर बात करूँ, ये फ्लूइड कहीं जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, तो सर यहाँ का प्रेशर बराबर यहाँ का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर बराबर यहाँ का। अगर इसको ए बोल दूँ और इसको बी बोल दूँ, पहले लेक्चर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप क्या बोलते थे कि सर पी ए इज इक्वल्स टू पी बी बोल देते थे, ठीक है। यहाँ का प्रेशर पी नॉट के बराबर होता था, पी नॉट इक्वल्स टू पी बी। अब बात करेंगे पी बी की, पी बी क्या होगा, मान लीजिए इसकी हाइट दी रखी है एच, ठीक। तो यहाँ का जो प्रेशर होगा, अब सुनना, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ रहा है, यहाँ का जो प्रेशर होगा, मान लीजिए कुछ है प्रेशर P और हाइट है, तो क्या होगा P प्लस रो जी एच, और ये P नॉट इक्वल्स टू हो जाएगा। अब जी P क्या होगा, देखो P क्या होगा, सुनो, आप लोग कहोगे सर P कितनी, P नॉट होगा सर, क्या देख रहे हो, इधर देखो, देखो सुनो, ये देखो ऐसी कुछ सरफेस है उसकी, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा बताओ मुझे। अब यहाँ पे प्रेशर आप बोलोगे पी नॉट होगा, मैं भी बोलूंगा पी नॉट होगा यार, गैस के मॉलिक्यूल से, सही है कि नहीं, सही है। लेकिन इसके नीचे, जस्ट इसके नीचे क्या प्रेशर होगा मुझे ये बताओ। आप भूल गए एक्सेस प्रेशर की बात, एक्सेस प्रेशर की बात भूल गए, ये कॉनकेव साइड होती थी, कॉन्वेक्स साइड होती थी, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर क्या होता था, कॉनकेव, और यहाँ का प्रेशर क्या होता था, कॉन्वेक्स, मतलब कॉन्वेक्स साइड का प्रेशर और कॉनकेव, ठीक है। तो हमें क्या पता था, कॉनकेव का ज्यादा होता था, एक्सिस प्रेशर कितना होता था 2s अपॉन आर, किसी लिक्विड ड्रॉप का होता था, क्या होता था वो एक्सिस प्रेशर, मतलब क्या बताते थे अपन, पी कॉनकेव माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल्स टू 2s ओवर आर। अरे कॉनकेव कॉन्वेक्स इसलिए लिखा है आपको सरफेस से फील आए, ये कॉन्वेक्स ये कॉनकेव, यहां से देखोगे तो कॉनकेव, यहां से देखोगे तो कॉन्वेक्स, और ये पी नॉट है, ये कॉनकेव साइड का है, और ये क्या है, कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रेशर होगा जिसको अपन ने मान रखा है पी, ये वाला ग्रीन वाला पी। तो यहाँ का प्रेशर क्या होगा आप मुझे बताओ, ऊपर का प्रेशर कुछ ना कुछ कॉनकेव का होगा जो कि पी नॉट है माइनस पी कॉन्वेक्स इज इक्वल्स टू 2s ओवर आर। तो यहां से क्या मैं इस पॉइंट का प्रेशर बता सकता हूं, अब किस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर, बिल्कुल बता दोगे, यही तो होगा कॉन्वेक्स, ये वाला पी। तो P कॉन्वेक्स कितना आ जाएगा मेरा, P नॉट माइनस 2s ओवर R, बोलो आ गया, आ गया। यही प्रेशर होगा कि नहीं होगा यहाँ पर, P नॉट माइनस 2s ओवर R, बोलो समझ आया। अब डेप्थ में जाने से रो जी एच चेंज होता है, तो P नॉट इक्वल्स टू पी नॉट माइनस 2s ओवर आर प्लस रो जी एच, बोलो समझ आई यहां तक की कहानी। ये पी ए इक्वल्स टू पी बी तो था ही, है ना, और पी नॉट तो आ ही गया, ये पी ए का प्रेशर बराबर पी बी, पी प्लस रो जी एच, पी की वैल्यू पी नॉट माइनस 2s ओवर आर, बोलो पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो गया। अब कोई दिक्कत आ रही है, नहीं आ रही सर, अब तो आप कर दीजिए, तो रो जी एच इज इक्वल्स टू 2s ओवर आर। तो यहाँ से एच की वैल्यू निकाल दें, चलो एच की वैल्यू निकाल देते, तो एच की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, कैपिलरी एक्शन, ठीक है, एच की वैल्यू 2s अपॉन रो जी आर, ठीक। अब सुनो, ये कैपिटल आर क्या है, ये कैपिटल आर क्या है, ये तो मेनिस्कस का रेडियस है। अब मेनिस्कस का रेडियस सुनो, सुनो आपको फील नहीं आ रही हो तो सुनो, ये रहा मेनिस्कस, यही है मेनिस्कस, और ऐसा हमारा ट्यूब बना हुआ है, ये रहा ट्यूब। तो अगर मैं इस सर्कल को पूरा कंप्लीट करूं तो कुछ इस टाइप का सर्कल बनेगा, ठीक है। इसकी रेडियस दी गई है वो आर, ये जो रेडियस होगी वो दी रखी है ये आर, ऐसे कुछ रेडियस होगी, ये आर दे रखी है।
लेकिन इस ट्यूब की रेडियस क्या होगी, किसकी, ग्लास ट्यूब की रेडियस, वो तो ये होगी ना, देखो ये रेडियस होगी यार। बोलो समझ आ रहा है, आ रहा है समझ। तो इस आर को इस आर से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। बोलो कॉन्टेक्ट एंगल क्या होता था यहाँ पे, कॉन्टेक्ट एंगल क्या बनेगा, बता पाओगे कॉन्टेक्ट एंगल? इसके लिए क्या बनता था, 90 डिग्री से कम बनता था। कैसा बनेगा, देखो ये वाटर था, ये वाटर था, अवे वाला बनेगा। कैसा बनेगा, अवे यहां जाएगा, देखो डायरेक्शन ऐसा कुछ आ रहा था। कैसे कैसे बनेगा, अबे अबे अबे, कैसे, कांटेक्ट पॉइंट तो ये रहा देखो, और ये लिक्विड तो ये है ना, ये तो ऊपर मैंने इमेजिनरी बना रखा है, लिक्विड का तो ये है, ठीक है। तो कांटेक्ट पॉइंट में कैसे, एक तो वाटर की तरफ, कैसे, अवे फ्रॉम द सॉलिड, तो एक तो ये बनेगा एंगल इसका, एक लाइन ये आएगी, और एक सॉलिड की तरफ से चलते हुए, तो कुछ ऐसे आ जाएगा। तो ये एंगल क्या होगा, हमारा कॉन्टैक्ट एंगल होगा। ठीक, अब सुनो, क्या यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट वगैरह कर सकते हो आप? देखो ये मुझे 90 डिग्री दिख रहा है, तो ये का आपको 90 माइनस थीटा दिख रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहां से क्या चीज निकल के आ रही है, देखो जल्दी देखो, ये आर है, ये भी, इसका यहां पे कंपोनेंट क्या होगा, आर कॉस थीटा, जो कि किसकी इक्वल होगा, स्मॉल आर। और स्मॉल आर क्या है हमारा, रेडियस ऑफ ट्यूब, इसको याद रखना। और ये क्या है, ये वाला आर, कौन सा आर, ये वाला यार, देखो ये वाला, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, बोलो समझ आया, मेनिस्कस। तो यहां पे मैं कैपिटल आर की जगह इसको सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो H इक्वल्स टू 2s अपॉन रो जी, कैपिटल आर की जगह क्या लिख दूं, स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो H इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2s अपॉन 2s कॉस थीटा अपॉन रो जी आर। बोलो बात क्लियर हुई? लो भाई, हमारा कैपिलरी एक्शन भी एंड होता है, और इसी के साथ आज ये लेक्चर भी हमारा एंड होता है। हमारा फ्लूइड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इस पूरे चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे। इस लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देखे। कौन से क्वेश्चंस थे, आईआईटी में आए हुए क्वेश्चंस थे। और ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की जगह आप उसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वही बात है, एक टाइप के 10 क्वेश्चन करने से अच्छा है एक क्वेश्चन कीजिए 10 पे भारी हो और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। प्लस आज जो स्टार्टिंग में बात करी थी, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक अपने आप बनाइए जिससे आपका कुछ अलग टाइप का एक इंप्रेशन बनेगा अपने लिए, और अपना एक मोटिवेशन अपने ही अंदर आएगा, है ना, और कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तो चलिए इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।